नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आज फिर से आपका कटिंग एज वीडियो सीरीज में। और आपको जैसा कि पता है कि ये वीडियो सीरीज हम आपके लिए लाए हैं जेई मेंस की जनवरी अटेम्प्ट की प्रिपरेशन को बहुत ही परफेक्ट बनाने के लिए। और हम इस सीरीज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की 10 पार्ट्स में वीडियो रिलीज करने वाले हैं। और ये सीरीज का आज दूसरा वीडियो है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। हमने पूरे केमिस्ट्री सिलेबस को 10 वीडियो के पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, जिससे कि हम आपको क्विक रिवीजन दे पाएं और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज वो हम आपको दें, वो हम आपके सामने लाएं, जिससे कि आपका क्विक रिवीजन हो और जेई मेंस की जो स्टडी है, जो आपकी प्रिपरेशन है, वो बहुत ही स्मूथली कांटी हो और आप डेफिनेटली जेई मेंस को अच्छा कर पाए। सो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं कटिंग एज वीडियो की केमिस्ट्री सीरीज का पहला वीडियो। और इस वीडियो में हम आपके सामने लाए हैं केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में जो चैप्टर्स हैं आज के टॉपिक में, आज की वीडियो सीरीज में, वो चैप्टर्स है इक्विलिब्रियम, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, रेडॉक्स रिएक्शन एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। बेसिकली हम यहाँ पे ये 3 चैप्टर्स को कंबाइन किया है, और इसलिए क्योंकि तीनों चैप्टर एक दूसरे से सिंक हैं और एक दूसरे से मिला के क्वेश्चंस बनते हैं, कंबाइंड क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को लेके आए हैं जहाँ पे कई सारे कॉन्सेप्ट को मिला के एक क्वेश्चन फ्रेम किया जाए और आपका क्विक रिवीजन हो पाए। चलिए ले चलते हैं आपको पहले क्वेश्चन की तरफ। और सीरीज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? 3 रिएक्शंस इन्वॉल्विंग H2PO4 माइनस आर गिवन बिलो। बेसिकली यहाँ पर H2PO4 माइनस दिया है और उसकी कुछ रिएक्शंस दी है, जिसमें पहली रिएक्शन में H3PO4 प्लस H2O इट गिव्स H3O प्लस प्लस H2PO4 माइनस। सेकंड में H2PO4 माइनस गिव्स HPO4 माइनस 2 एंड थर्ड में H2PO4 माइनस गिव्स H3PO4। ये 3 रिएक्शंस दी हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उस रिएक्शन में क्या कहा जा रहा है? बोला है कि विच ऑफ द above does H2PO4 माइनस, ये जो है H2PO4 जो माइनस है, एक्ट एज एन एसिड। इनमें से किस रिएक्शन में H2PO4 माइनस एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है? तो अगर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो बेसिक सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई भी कंपाउंड अगर एसिड होगा तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड वो होगा जो H+ डोनेट करेगा। सो आपको देखना है कि किसमें H+ डोनेट हो रहा है, या लेविस कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा दैट विल बी एसिड। तो अब आपको देख लेना है कि किसमें H+ का डोनेशन हो रहा है। पहली रिएक्शन में H3PO4 से H3O प्लस प्लस H2PO4 माइनस बन रहा है, लेकिन अगर आप यहां पे देखिए तो यहां पे H3PO4 H+ डोनेट कर रहा है। H3PO4 एसिड है, लेकिन यहां पर H3PO4 की बात नहीं की जा रही। इसमें कहा जा रहा है कि किसमें H2PO4 माइनस एसिड है। सो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि पहले ऑप्शन ये बता रहा है कि H3PO4 एक एसिड है। सेकंड ऑप्शन में आते हैं, इसमें H2PO4 माइनस से HPO4 माइनस 2 बन रहा है। इसका मतलब इसने H+ दिया हुआ है और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस वाले केस में ये H+ क्योंकि डोनेट कर रहा है, इसलिए यहां पर ये एसिड है। थर्ड वाले केस में देखिए कि H2PO4 माइनस यहां पे वो H+ एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि H3PO4 बन रहा है और H+ जब एक्सेप्ट करेगा तो वो एसिड नहीं बेस की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब है कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि H+ कौन डोनेट कर रहा है, और आपको दिख रहा है कि H+ का डोनेशन कौन कर रहा है? H2PO4 माइनस। किसमें H2PO4 माइनस H+ दे रहा है? सो दैट इज द सेकंड ऑप्शन, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, दैट इज द सेकंड ओनली। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए आपको आगे ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमने कवर इसलिए किया कि हम इक्विलिब्रियम में एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को कवर कर पाए, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। अब आपको ले चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एट 25 डिग्री सेल्सियस द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज 1 × 10 की पावर -11। यहां पे आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, तो सवाल को देखने से ही आपको आइडिया लग गया कि क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम का है, जहां पे सॉल्युबिलिटी की बात की गई है। और इसमें अगर देखा जाए तो यहां पर इसका केस दिया है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसका दिया है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। और ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो कितना है? दैट इज 10 की पावर -11। ये इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एट विच पीएच, किस पीएच पे, दैट मींस आपसे पीएच पूछा जा रहा है। एट विच पीएच विल मैग्नीशियम आयन स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ 0.01 मोलर मैग्नीशियम आयन। बेसिकली सॉल्यूशन में मैग्नीशियम आयन है और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन गिवन है, और वो कंसंट्रेशन कितनी है? 0.001, यानी कि वो गिवन है 10 की पावर -3। आपसे बोल रहा है कि अगर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 है तो कहां पर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा? उस समय सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा जिस समय प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा? तो प्रेसिपिटेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि प्रेसिपिटेशन होता कब है? जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP और आयनिक प्रोडक्ट KIP, इन दोनों में अगर KIP KSP से ज्यादा है तो उस केस में प्रेसिपिटेशन होता है, और बाउंड्री लाइन वही मानी जाती है।
सो केएसपी आपको गिवन है, पीएच निकालना है। पीएच का मतलब है कि आपका टारगेट है माइनस ऑफ लॉग H प्लस निकालना है। सो अगर हमें किसी भी तरह से H प्लस कंसंट्रेशन पता चल जाए तो हम पीएच निकाल लेंगे, और H प्लस कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें केएसपी दिया है। अब अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये सोल्यूशन में डिसोसिएट होगा किसमें, दैट इज Mg+2 एंड दिस इज अ 2OH माइनस में, यहाँ पे डिसोसिएट होगा। यहां से यू विल फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ OH। अगर आप यहां से केएसपी का फार्मूला लिखते हैं तो केएसपी इज अ कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का होल स्क्वायर। यहां से अगर आप देखिए तो केएसपी की वैल्यू है 10⁻⁻11, Mg+2 की कंसंट्रेशन क्वेश्चन में 10⁻³ है, और यहां से OH माइनस कंसंट्रेशन का स्क्वायर। यहां से अगर आप सॉल्व करते हैं तो OH माइनस की कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगी एंड दैट विल बी 10⁻⁴। यहां से OH माइनस की कंसंट्रेशन मिल जाएगी। अब OH मिल गया, सो यहां से H प्लस निकाल सकते हैं। H प्लस कंसंट्रेशन कितना होता है, दैट इज 10⁻⁻14 अपॉन OH माइनस कंसंट्रेशन। OH माइनस कंसंट्रेशन 10⁻⁴ है, तो यहां से H प्लस कंसंट्रेशन 10⁻⁻10 आ जाएगी एंड यू विल फाइंड आउट द H प्लस कंसंट्रेशन। H प्लस कंसंट्रेशन आ गया तो यहां से pH आ जाएगा, दैट इज द माइनस ऑफ log H प्लस कंसंट्रेशन एंड द वैल्यू इज गिवन माइनस ऑफ log 10⁻⁻10 एंड फाइनली pH इज 10 एंड योर आंसर इज pH इज 10। यानी कि हमने केएसपी कि I से छोटा होगा तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। बाउंड्री लाइन इक्वल मानते हैं, इसलिए हमने केएसपी का फार्मूला लगाया, इससे हमने OH माइनस कंसंट्रेशन निकाली, फिर हमने H प्लस कंसंट्रेशन फाइंड की और वहां से हमने pH निकाल लिया। सो फाइनली आपका आंसर होगा 10। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी थर्ड, यानी कि सॉल्यूशन का pH होगा 10 और यहां से प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये एक क्वेश्चन गिवन है, बोला है कि एक एसिड है HA जो आयोनाइज हो रहा है, आयोनाइजेशन की रिएक्शन दी है HA which get ionized into H प्लस एंड A माइनस। एक एक स्टेप में क्वेश्चंस पढ़िए, एक एक लाइन को पढ़िए, जो बातें दी है उसको लिखते चलिए, फाइनली आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है, और यही सवाल लगाने का अप्रोच होता है। एक पूरे क्वेश्चन को एक साथ पढ़ लीजिए एक बार, फिर एक एक करके लिखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। सबसे पहले एक रिएक्शन दी है, बोल रहा है कि द pH ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन इज 5। बोला इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, इसका मतलब है कि इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, राइट। और इस सोल्यूशन का जो pH है दैट इज 5। अब अगर pH 5 है तो यहां से आपको H प्लस कंसंट्रेशन मिल जाएगी, दैट इज 10⁻⁻5। यहां से आपको H प्लस कंसंट्रेशन पता चल गई। हमने इस लाइन को निकाल लिया, इस लाइन को फिल्टर कर लिया, यहां से ये चीज निकल आई। बोला इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट वुड बी, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आपका टारगेट है यहां से K निकालना। सो आप देखिए कि अगर स्टार्टिंग में ये कंसंट्रेशन 1, ये 0 0, बाद में अगर ये 1 माइनस x है, सो ये x होगा, ये x होगा, x इज इक्वल टू a अल्फा लिख सकते हैं, सो 1 माइनस अल्फा, और ये अल्फा है, दिस इज आल्सो अल्फा, ये लिख सकते हैं। अगर आप यहां से देखिए तो यहां से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA। यहां से वैल्यू रखते हैं तो दिस इज अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये वैल्यू आपको मिल गई 1 माइनस अल्फा। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखिए तो यहां पर H प्लस कंसंट्रेशन 10⁻⁻5 है और यहां से अल्फा है, यानी कि अल्फा की वैल्यू आपको सीधे दिख रही है 10⁻⁻5 है। सो अल्फा की वैल्यू आप 10⁻⁻5 रख सकते हैं, तो ये हो गया 10⁻⁻5 का स्क्वायर, और 1 माइनस अल्फा, अल्फा को इग्नोर किया जा सकता है, अल्फा लेस देन 1 है, क्योंकि यहां पे ये वीक एसिड की तरह अगर बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहां पे pH आपको 5 दिख रहा है। 5 दिखने का मतलब है कि एसिड बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि pH अगर कम होगा तब एसिड स्ट्रांग होगा, ये 5 है, तो अल्फा को इग्नोर किया जा सकता है, इसे अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं, दिस इज 10⁻⁻10, यानी कि यहां से k की वैल्यू आ गई 10⁻⁻10, और यही आपको फाइंड करना था। सो आपको चेक करना है कि करेक्ट आंसर कौन होगा, सो दैट इज 10⁻⁻10, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, और ये था सेकंड क्वेश्चन का आंसर। और इसमें आप देखिए कि pH का कांसेप्ट यूज हुआ, डिसोसिएशन कांसेप्ट यूज हुआ, सिंपल सवाल है। जेईई मेंस के क्वेश्चंस बहुत बड़े नहीं होते, थोड़ी ट्रिकी होते हैं, सही अप्रोच लगाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और अब आपको ले चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस चैप्टर में क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स और वैल्यूमेट्री को मिलाया है, पहले सीक्वेंस में हमने इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो चलिए ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फिर से देख के पढ़ते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दी है, रिएक्शन आप लिखते हैं सबसे पहले, रिएक्शन है N2 + O2 एंड इट गिव्स 2NO, ये एक रिएक्शन है। बोला इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टेंपरेचर T इज 4 × 10⁻⁻4। इसका Kc दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया है, दिस इज 4 × 10⁻⁻4, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, राइट। द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन NO इसके लिए दिया है, और एक दूसरी रिएक्शन है ये NO गिव्स हाफ N2 + हाफ O2, यहां से NO इट गिव्स व्हाट, हाफ N2 + हाफ O2। बोल रहा है कि इसके लिए Kc की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो सीधा सीधा देखिए कि एक के लिए दिया है, इसका K' आपको निकालना है,
तो आप दोनों तरह से रिलेट कर सकते हैं। अगर आप इसके केसी का एक्सप्रेशन लिखिए तो ये केसी का एक्सप्रेशन होगा कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन टू कंसंट्रेशन ऑफ O2। और इसके लिए अगर आप K' का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज द N2 की पावर 1/2 इंटू O2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ NO। ये इक्वेशन है। अब अगर हम दोनों को, ये 1 और ये 2, अगर इसको रिलेट कर ले तो आपको दोनों को अगर आप रिलेट करें तो आपको क्लियरली दिखेगा कि जो K' की वैल्यू है वो 1/√KC आएगी। आप दोनों इक्वेशन को रिलेट कर सकते हैं, डिवाइड करके रिलेट कर सकते हैं, या अगर आप देखिए कि यहां पर इसका स्क्वायर रूट कर दे √KC और रिवर्स कर दे 1/, तो आपको देखिए यही इक्वेशन आपको मिल जाएगा। यानी कि सीधा सीधा K' इज इक्वल टू 1/√KC। K' आपसे पूछा जा रहा है 1/√KC और KC की वैल्यू, पहली रिएक्शन के लिए KC की वैल्यू है दिस इज व्हाट √4 इंटू 10 की पावर माइनस, यहां से देखिए 4, आप इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 10 की पावर -10, 2 आएगा यहां से बाहर आ जाएगा, यानी कि दैट इज 50 और यहां से K' की वैल्यू 50 आ जाएगी। यानी कि सीधा रिलेशन है, एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, दूसरे का हमें निकालना है। और वैसे भी अगर हम किसी रिएक्शन को रिवर्स करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है। किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही उसकी पावर पे चला जाता है। सो हम डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं और इस तरह से इक्वेशन को लिख के भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। एंड फाइनली दिस इज आंसर 50 और यहां से आपको दिख रहा है कि थर्ड इज द करेक्ट आंसर 50। सो ये था क्वेश्चन जहां पे दो इक्वेशंस दी हैं और उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट करना था। अब आपको ले चलते हैं हम यहां पे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से देखिए, बोल रहा है द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज एट 300 केल्विन फॉर द रिएक्शन। देखिए पहली लाइन को फिल्टर आउट करते हैं। पहली लाइन में बोल रहा है कि एक रिएक्शन है 2A, इट गिव्स व्हाट B + C, और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G की वैल्यू दी है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी दी है, डेल्टा G0 की वैल्यू गिवन है, और वो गिव्स एनर्जी कितनी है 2494.2, यानी कि ये वैल्यू है 2494.2, दिस इज द वैल्यू, ये वैल्यू गिवन है, राइट। अब आगे क्या कह रहा है, एट द गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज, एक पर्टिकुलर टाइम पर A, B और C की कंसंट्रेशन गिवन है, A की कंसंट्रेशन, B की और C की, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, मान लीजिए कोई टाइम है और यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ A दे दी है, A की कंसंट्रेशन 1/2 दे दी है, यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ B दे दिया है, B की कंसंट्रेशन 2 दी है, यहां पे आपको दिख रहा है B की कंसंट्रेशन 2 है, C की कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दिया है दैट इज द 1/2, किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपको A, B और C की कंसंट्रेशन दी है। सो बोल रहा है द रिएक्शन प्रोसीड इन द, रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, और यहां ऑप्शंस में आपको दिख रहा है, यहां पे R की वैल्यू गिवन है, E की वैल्यू एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। आपको इस क्वेश्चन में ऑप्शन से दिख रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज Q ग्रेटर देन KC, रिवर्स डायरेक्शन बिकॉज Q ग्रेटर देन KC। तो कुल मिला के इस ऑप्शन को देखने से आपको एक आइडिया लग रहा है कि हमें Q और KC फाइंड करना है। अब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो होता है वो Q होता है, और इक्विलिब्रियम स्टेज पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो KC होता है, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। Q होता है किसी भी स्टेज पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो, और KC होता है इक्विलिब्रियम स्टेज पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो। सो किसी भी पर्टिकुलर स्टेज पर ये वैल्यू आपको गिवन है, सो यहां से Q निकाल सकते हैं। Q इज द कंसंट्रेशन ऑफ B इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, और यू विल फाइंड आउट द Q। अगर आप यहां से देखें तो B की कंसंट्रेशन 2, C की कंसंट्रेशन है 1/2 और ये होगा 1/2 का होल स्क्वायर, राइट। इसे सॉल्व करेंगे और यहां से Q की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कि आपने निकाल लिया Q यहां पर 4 होगा, राइट। Q इज द 4, Q आ गया, किसी भी स्टेज पर आपने कंसंट्रेशन निकाल ली। अब आपको KC निकालना है। KC निकालने के लिए यहां पर गिब्स एनर्जी दी है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट करें तो आपको पता है कि फॉर्मूला होता है डेल्टा G0 इज इक्वल टू -RT log बेस E एंड दिस इज द KC, ये एक रिलेशन होता है। सो अगर आप यहां से सॉल्व करें तो यहां से log बेस ऑफ E KC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -डेल्टा G0 अपॉन RT, ये आ जाएगा। सो यहां से अगर आप KC निकालेंगे तो ये आएगा E की पावर -डेल्टा G0 अपॉन RT, आपकी टोटल वैल्यू ये आएगी, है ना। और आप इस पूरी वैल्यू को रख के सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये पूरी डेल्टा G0 R और T, R की वैल्यू भी गिवन है, देख लीजिए, टेम्परेचर आपको गिवन है 300 केल्विन, आप इसको रख के सॉल्व करेंगे, जब आप इसे रखेंगे तो KC आएगा E की पावर -1, ये सारी वैल्यू -1 आएगा, यानी कि आंसर कितना होगा, दिस इज 1/E, और E की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखिए 2.718, यानी कि ये आएगा 2.718, दिस इज द वैल्यू ऑफ KC। सो KC इज 2.718 एंड Q इज 4। सो अगर आप दोनों को रिलेट करें, अगर आप यहां और इसको दोनों को रिलेट करें तो आपको क्या दिख रहा है, इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि KC की वैल्यू
1/2.718 है। सो डेफिनेटली 1 से कम आने वाली है, इसका मतलब है, और यहाँ Q4 है यानी कि Q इज ग्रेटर देन KC। अब आपको ये दिख गया कि Q की वैल्यू KC से ज्यादा है, KC कम है और Q ज्यादा है। अब हम रिलेशन पढ़ते हैं कि Q अगर KC से ज्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करती है, Q अगर KC से कम है, अगर KC ज्यादा है Q से तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है। यहाँ Q ज्यादा है KC कम है, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पे Q ग्रेटर देन KC है। सो ऑप्शन आपको चेक करना है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है रिवर्स डायरेक्शन बिकॉज Q इज ग्रेटर देन KC। सो आपको क्लियरली दिख रहा है कि Q KC से ज्यादा होता है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, Q KC से कम होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, और Q और KC बराबर होता है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होती है। सो आपको क्लियरली दिख गया कि इसका कौन सा आंसर होगा, सेकंड, रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी क्योंकि Q की वैल्यू KC से ज्यादा है। सो यहाँ पे Q और KC को लेकर सवाल बनाया गया। हम बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस ले रहे हैं जिससे हम पूरे चैप्टर को आसानी से आपको रिवाइज करा सके और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन दे सके। तो यहां पर ये जो सवाल था ये Q और KC को लेकर बनाया गया। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने क्या है, अगला सवाल है हमारे सामने, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स करेक्टली शो द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग इसमें ग्राफ कौन सा सही होना चाहिए। सो टेम्परेचर का इफेक्ट आप जानते हैं, एक इक्वेशन भी होती है, एक तो इक्वेशन होती है क्या, log KC डैश अपॉन KC इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R, दिस इज द 1/T1 माइनस 1/T2। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जहां पे डेल्टा H है हीट ऑफ रिएक्शन, T1 है इनिशियल टेम्परेचर, T2 है फाइनल टेम्परेचर, KC है टेम्परेचर T1 पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और K' है टेम्परेचर T2 पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो दो अलग अलग टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन होता है, और इस रिलेशन से आसानी से प्रूव किया जा सकता है कि अगर रिएक्शन डेल्टा H निगेटिव है, मतलब अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, T इंक्रीजेस का मतलब ये कि T1 कम है एंड T2 ज्यादा है, T बढ़ा रहे हो तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि इससे इस रिलेशन को रखने से आप देखोगे कि जो K' है उसकी वैल्यू लेस देन KC होगा। इसका मतलब जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है। और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है मतलब डेल्टा H रिएक्शन का क्या है, पॉजिटिव है, मतलब रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। अब अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाता है, मतलब K' की वैल्यू KC से ज्यादा होती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को टेम्परेचर फेवर करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर नहीं करता। टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का KC घटता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन का KC बढ़ता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। यहां पर ग्राफ बनाया गया। अब यहां पे ग्राफ जो बनाया गया वो ln KC और 1/T का, ध्यान देना 1/T का ग्राफ है। किस रिएक्शन के लिए, एक्सोथर्मिक, डेल्टा H निगेटिव है, ठीक। तो अगर डेल्टा H निगेटिव है तो T बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा, या अगर आप कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाओगे KC घटेगा, लेकिन T बढ़ेगा तो KC घटेगा। लेकिन यहां तो 1/T बढ़ रहा है, ध्यान से देखो इस डायरेक्शन में क्या है, 1/T है और 1/T बढ़ रहा है। T बढ़ेगा तो KC घटेगा, तो 1/T बढ़ेगा तो KC बढ़ेगा, यानी कि यहां पर आपका ग्राफ वो सही होगा जहां पे 1/T बढ़ने पर KC बढ़ रहा हो, तो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। और इंक्रीजिंग ग्राफ कौन सा दिख रहा है, A वाला और B वाला, क्योंकि C वाला और D वाला तो डिक्रीजिंग ग्राफ जा रहा है। 1/T बढ़ने पर ln K बढ़ रहा है, 1/T बढ़ने का मतलब कि T घट रहा है, T घटेगा तो ln K बढ़ेगा अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यानी कि 1/T बढ़ने पर ln K की वैल्यू बढ़ेगी। और आप यहां से देख लीजिए कि ग्राफ आपका कौन सा, A और B, यानी कि सही ऑप्शन होगा A और B। तो आप देखिए कि कितना बढ़िया सवाल है जहां पे टेम्परेचर को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेट किया गया। ली चैटेलियर प्रिंसिपल में आप ये पढ़ते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। टेम्परेचर हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करता है, एक्सोथर्मिक को फेवर नहीं करता, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करता है। और उसी चीज को लेकर इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया और ये सवाल आपके सामने है जो मैंने आपको बताया। तो फिर ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। और बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी ध्यान से देखिए तो इक्विलिब्रियम का ही है। सॉलिड
गैस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। होमोजीनियस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी की फिजिकल स्टेट एक ही होती है, सेम फेज में होते हैं। हेट्रोजीनियस में अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल को ध्यान से देखें तो ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन को लेकर बनाया गया सवाल है। और चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5.1 ग्राम ऑफ अमोनियम SH है। अमोनियम NH4OH होता तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता, NH4SH है तो अमोनियम थायोहाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, क्योंकि O की जगह S आ जाता है तो थायो लग जाता है, ऑक्सीजन की जगह सल्फर हो जाता है। या इसी को हम अमोनियम बाइसल्फाइड भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे HS माइनस है, अमोनियम बाइसल्फाइड NH4HS। तो इस सवाल में दिया है कि 5.1 ग्राम NH4SH है, यानी कि NH4SH है, ये NH4SH है। बोल रहा है इज इंट्रोड्यूस इन अ 3 लीटर इवैक्यूएटेड फ्लास्क। इसको एक 3 लीटर के फ्लास्क में डाल दिया गया, यानी कि एक फ्लास्क है जिसका वॉल्यूम 3 लीटर है, इसको 3 लीटर के फ्लास्क में डाल दिया गया एट 327 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर यहां पे 600 केल्विन रखा गया, 600 केल्विन। 30% ऑफ सॉलिड, तो ये जो सॉलिड है ये सॉलिड स्टेट में बोला 30% ऑफ सॉलिड डिकम्पोज इनटू अमोनिया एंड H2S। सो इसका मतलब है डेफिनेटली इसका डिकम्पोजिशन हुआ, किस में डिकम्पोजिशन हुआ, NH3 में और H2S में, इट गेट डिकम्पोज। अमोनिया भी गैस है और H2S भी गैस है, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। बोला द Kp फॉर द रिएक्शन इज, सवाल में पूछ रहा है कि Kp क्या होगा। आपका टारगेट है Kp निकालना, राइट। अब Kp निकालना है तो आपको आपके दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि क्वेश्चन में Kp फाइंड करना है। तो Kp इसका क्या होगा, Kp होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, इन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा Kp, क्योंकि ये सॉलिड है, इसको हमें लेना नहीं। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया कि हमें दोनों का प्रेशर निकालना पड़ेगा। प्रेशर आ जाएगा तो सवाल आ जाएगा। अब प्रेशर निकालने के लिए हम यूज क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं प्रेशर कैसे निकालते हैं। इसका 5.1 ग्राम दिया है, मोलर मास 51 होता है, तो इसके मोल्स आएंगे 0.1, यानी कि इसका 0.1 मोल है। स्टार्टिंग में ये 0 है, ये 0 है, टाइम t पर इसका कुछ डिसोसिएट होगा, -1, ये हुआ x और ये हुआ x, और ये आगे मोल्स। दिस इज द मोल साइड इक्विलिब्रियम x। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 30% ऑफ सॉलिड डिसोसिएट, यानी कि x की वैल्यू 30% है। एक और चीज दी है, x कितना है, 30% ऑफ 0.1, 0.1 का 30% है ना। सो आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 0.03, यानी कि आपको दोनों के मोल्स पता चल गए। इसके भी मोल्स आ गए 0.03 और इसके भी मोल्स आ गए 0.03। दिस इज द मोल्स। इक्विलिब्रियम पे मोल्स पता चल गए। अब अगर इक्विलिब्रियम पे मोल्स पता चल गए तो विल फाइंड आउट द प्रेशर, और क्योंकि दोनों के मोल्स बराबर हैं तो दोनों के प्रेशर भी बराबर होंगे, तो किसी एक का प्रेशर निकाल लीजिए। प्रेशर निकालने के लिए क्या करोगे, अगर आपको मान लो प्रेशर ऑफ अमोनिया निकालना है तो P बराबर क्या होगा, N/VRT, राइट। मोल्स कितने हैं 0.03, वॉल्यूम कितना है 3 लीटर, R की वैल्यू कितना 0.082, टेम्परेचर कितना है 600, ये वैल्यू आ गई, है ना। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए तो ये वैल्यू देखिए, अगर आप इसको 3 लिखते हैं तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, है ना। दिस इज 10 की पावर -2, दिस इज 600 इंटू, यानी कि टोटल वैल्यू होगी 600 इंटू 0.082 इंटू 10 की पावर -2, और ये क्या आ गया, ये आ गया अमोनिया का प्रेशर। ये है प्रेशर ऑफ अमोनिया। अच्छा, जो अमोनिया का प्रेशर है वही प्रेशर तो इसका भी होगा, क्योंकि दोनों के मोल्स बराबर है। Now your target is finding out the Kp. Now you find out the Kp. तो Kp क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। अमोनिया का प्रेशर आपको गिवन है, दैट इज व्हाट 600 इंटू 10 की 0.082 इंटू 10 की पावर -2। अच्छा, सिमिलरली दिस इज आल्सो प्रेशर ऑफ H2S, सो यू कैन से दिस इज होल स्क्वायर, दोनों का बराबर है। दिस इज द Kp। आप इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल फाइंड आउट द Kp। कुल मिला के ये मैथमेटिकल टर्म है, आपको इसको पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपको Kp की वैल्यू पता चल जाएगी, और फाइनली इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आप मैथमेटिक्स लगाओगे तो आपको Kp की वैल्यू मिल जाएगी, एंड आपका फाइनल आंसर आएगा 0.242 एटमॉस्फेयर स्क्वायर, यानी कि फाइनली आपका Kp ये आएगा। तो आप यहां से Kp की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए सवाल में क्या है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, मोल्स गिवन है, Kp पूछ रहा है, कितना डिसोसिएट हो रहा है वो आपको दे दिया गया है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये सारी चीजों को लेकर हमने Kp को फाइंड किया। तो ये भी अच्छा सवाल था, जेईई मेंस के लेवल का है सवाल, और अच्छा सवाल है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम से कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है। तो अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एंड क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक रिएक्शन दी है, N2 + 3H2 इट गिव्स 2NH3। जो दिया है वो लिखो। रिएक्शन क्या दी है, रिएक्शन गिवन है N2 + 3H2 एंड इट गिव्स 2NH3। ये रिएक्शन आपके सामने, सबसे पहली लाइन बोला इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज Kp।
Kp दिया है, बोला इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो Kp है, सो Kp गिवन। इफ प्योर अमोनिया इज, यहां से इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, बोल रहा है इफ प्योर अमोनिया इज लेफ्ट टू डिसोसिएट, बोला प्योर अमोनिया इज लेफ्ट टू डिसोसिएट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय। अब देखो ध्यान से देखना, Kp इसका दिया हुआ है और बोल रहा है प्योर अमोनिया इज लेफ्ट टू डिसोसिएट, पूछा जा रहा है अमोनिया के डिसोसिएशन की बात, दिया है अमोनिया का फॉर्मेशन, यहां पे देखिए अमोनिया फॉर्म हो रहा है, जबकि वो बोल रहा है कि प्योर अमोनिया इज लेफ्ट टू डिसोसिएट, इसका मतलब है कि ये तो टूट रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा आपको, क्योंकि डिसोसिएशन की बात हो रही है। तो जब डिसोसिएशन हो रहा है तो इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, तो 2NH3 इट गिव्स व्हाट, N2 + 3H2, और आपको पता है कि अब रिएक्शन को रिवर्स किया तो जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 1/Kp हो जाएगा। रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है। ओवरऑल इस सवाल की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही थी कि अमोनिया लेफ्ट टू डिसोसिएट। नाउ कह रहा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम, अमोनिया का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, मतलब ये जो है इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन में बताना है कि व्हाट शुड बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, राइट। अमोनिया का पार्शियल प्रेशर आपको बताना है। और इस सवाल में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उस इंटरेस्टिंग पॉइंट को ध्यान से देखिए, उसमें कह रहा है कि एज्यूम पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज लेस देन P टोटल, बोला है कि अमोनिया का पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर से बहुत कम है। तो देखिए आपको शुरू में कुछ दिया नहीं कि प्रेशर कितना है, और हमें इक्विलिब्रियम पर अमोनिया का पार्शियल प्रेशर निकालना है, और हमें इसके लिए Kp की वैल्यू गिवन है। तो आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में इसके 2 मोल्स है, तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में इसका प्रेशर 2P है, तो ये 0 है, ये 0 है। सो इक्विलिब्रियम पे ये स्टार्टिंग में टाइम t = 0 पे हमने इसके, क्योंकि 2 मोल्स थे तो हमने मान लिया कि इसका प्रेशर 2P है। अगर कोई डेटा स्टार्टिंग का नहीं दिया होता है तो जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसी के टर्म में हम मानते हैं। शुरू में नाइट्रोजन भी नहीं था, हाइड्रोजन भी नहीं था, केवल अमोनिया था। इसके 2 मोल्स हमने स्टैंडर्ड रिएक्शन के हिसाब से जो हमें दिख रहा है, क्योंकि कोई डेटा हमारे पास है नहीं, तो हमने इसको लिख दिया कि दिस इज द 2P। नाउ टाइम t इज इक्विलिब्रियम पर, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो डेफिनेटली इसका प्रेशर कुछ कम होगा। सपोज वो स्मॉल p से कम हुआ तो इसका प्रेशर p बढ़ेगा और इसका 3P बढ़ेगा, राइट। अब सवाल में अगर ये है तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे जो टोटल प्रेशर होगा वो होगा प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस प्रेशर ऑफ N2 प्लस प्रेशर ऑफ H2। और इस सवाल को ध्यान से देखिए, इस सवाल में एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस लाइन पे ध्यान देना पड़ेगा। वो सवाल की लाइन क्या है, वो लाइन ये कह रही है, अगर आप ध्यान से देखिए कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय, ये पूछा जा रहा है, ये आपको निकालना है। और आप ध्यान से देखिए ये लास्ट वाली लाइन कि अमोनिया का प्रेशर टोटल प्रेशर से बहुत कम है, ये बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट इस सवाल का जो क्रिस्प है वो यही है कि अमोनिया का जो टोटल प्रेशर, अमोनिया का जो प्रेशर है वो टोटल प्रेशर के कंपेयर में बहुत कम है। तो अगर टोटल प्रेशर के कंपेयर में बहुत कम है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, टेंड्स टू 0, नेग्लेक्ट कर दिया तो बचा क्या, केवल ये 2 चीज बची, राइट। P टोटल को अगर हम कैपिटल P मान लें, ये 0 हो गया। यहां से नाइट्रोजन का प्रेशर आपको दिख रहा है कि दिस इज स्मॉल p, और हाइड्रोजन का हो गया 3P, तो यहां से आपको P चेंज इन प्रेशर पता चल गया, दैट इज अ P/4, कैपिटल P/4, और यहां से आपको स्मॉल p की वैल्यू पता चल गई। ये डेटा इसीलिए दिया था कि इक्विलिब्रियम पे जो डिकम्पोजिशन होगा इससे स्मॉल p की वैल्यू आपको पता चल जाए, स्मॉल p की वैल्यू आपको पता चल गई। अब फिर से देखिए सवाल में, सवाल क्या कह रहा है, हमें स्टार्टिंग का प्रेशर नहीं पता, लेकिन हमें जितना प्रेशर चेंज हो रहा है वो स्टार्टिंग के प्रेशर के कंपेयर में आपने निकाल लिया कि जो P की वैल्यू है वो P/4 होगी, यहां से आपने देख लिया। और यहां जो P है वो क्या है, P टोटल, ये जो P है वो P टोटल है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ P टोटल है, स्टार्टिंग वाला नहीं लिया अपन ने, स्टार्टिंग का प्रेशर अलग चीज है, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर हमने PT माना हुआ है, तो P जो है वो PT/4 है, ये आ गया। अब आप देखिए अगेन, अब आपको क्या निकालना है, सवाल कह रहा है कि अमोनिया का पार्शियल प्रेशर क्या होगा। यहां पे देखिए द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, और ऑप्शन को देखने से लग रहा है कि ये कैपिटल P मतलब P टोटल है। यहां ध्यान रखिए जो P है वो P टोटल के फॉर्म में है, P टोटल है ये, है ना, P टोटल के फॉर्म में पूछा जा रहा है। और यहाँ पे Kp भी आपको दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें Kp का एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में हमें Kp दिख रहा है। सो अब आप यहाँ पे आइए कि Kp का जो एक्सप्रेशन होगा, और Kp फॉर दिस रिएक्शन, राइट, दिस रिएक्शन जिसे हम बोल रहे हैं K-P, राइट, K-P ये है क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का होल क्यूब डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर। आपका टारगेट है ये निकालना,
यहां से अगर आप देखिए तो डायरेक्ट हम पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया निकाल सकते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इसका होल स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई K डैश P। ये वैल्यू आ गई, दिस इज K डैश P। समझने वाली बात है। अब आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन भी पता और हाइड्रोजन भी पता है। नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर आप यहां से देख लीजिए, यहां से स्मॉल p आ रहा है और स्मॉल p की वैल्यू कितनी आ रही, p टोटल बाई 4 आ रही। तो आप पहले स्मॉल p के फॉर्म में रखिए, इसका है स्मॉल p, इसकी वैल्यू है 3p का होल क्यूब डिवाइडेड बाई kp। kp भी कौन सा, k डैश p, राइट, ये आ गया। अब स्मॉल p की वैल्यू कैपिटल P के फॉर्म में, p टोटल के फॉर्म में pt बाई 4 है, तो वो रिप्लेस कर देना है। तो यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर, अच्छा ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज pt बाई 4 इंटू यहां से आएगा 3pt बाई 4 डिवाइडेड बाई k डैश p, और k डैश p की वैल्यू कितनी है देखो 1 बाई kp। तो k डैश p को 1 बाई kp रखोगे तो kp ऊपर चला जाएगा, ये है। और इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहां से आपको अमोनिया का पार्शियल प्रेशर पता चल जाएगा, यही सवाल है। अच्छा यहाँ पे ये होल क्यूब भी होगा, ये भी ध्यान रखना, ये है। अब आपको सॉल्व करना है, यू विल फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। डायरेक्ट एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, यहां से स्क्वायर हटाओगे, इधर स्क्वायर रूट बनेगा, ये 3/2 बनेगा, kp की पावर 1/2 बनेगा। और इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनली सॉल्व करने पर आपको फाइनल आंसर आपका ये मिलेगा, दैट इज अ फोर्थ। यानी कि यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया जो आएगा 3 की पावर 3/2, kp की पावर 1/2, p टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, और सॉल्व करके फाइनल आंसर मिलेगा। तो अच्छा सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन हमने ऑप्शन से देखकर समझा कि हमें p टोटल दिया है और हमें kp दिया है और हमें अमोनिया का प्रेशर निकालना है, तो हमने ऑप्शन पे नजर दौड़ाई और उस ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड किया कि इस सवाल को किस स्टेप में चलना चाहिए। इक्विलिब्रियम में यही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हर सवाल लगभग होता है एक ही तरह से, लेकिन अप्रोच डेवलप करना इंपॉर्टेंट होता है कि उसको आपका अप्रोच क्या होना चाहिए सवाल लगाने का। तो ये क्वेश्चन का सलूशन था और अब आपको ले चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बोला इन अ केमिकल रिएक्शन, एक रिएक्शन दी है, सबसे पहले देख लो रिएक्शन दी है, क्या है रिएक्शन। रिएक्शन है A + 2B और इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, दिस इज 2C + D, ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, आप देखो K दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। बोला द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B की इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B was 1.5 टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A। B की इनिशियल कंसंट्रेशन A की इनिशियल कंसंट्रेशन का 1.5 टाइम है। इसका मतलब अगर मान लेते हैं स्टार्टिंग में अगर इसकी कंसंट्रेशन 1 है तो इसकी 1.5 है और ये 0 है और ये 0 है, ये पहली लाइन का मतलब है। बट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, लेकिन इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, बट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B वेयर फाउंड टू बी इक्वल। लेकिन इक्विलिब्रियम पर A और B की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है, ऐसा सवाल कह रहा है। तो मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेज टाइम t = t पर अगर इसकी कंसंट्रेशन x है तो ये 1.5 - 2x होगी, ये वैल्यू 2x होगी और ये x होगी। और सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है इक्विलिब्रियम पर ये दोनों बराबर हैं, यानी कि 1 - x की वैल्यू 1.5 - 2x के बराबर, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट x की वैल्यू 0.5 हो गई, मतलब ये डेटा हमें x निकालने के लिए दिया था, 0.5 हो गई। डायरेक्टली सवाल निकाले कि x की वैल्यू 0.5 आ गई। अब आगे क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन विल बी। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होना चाहिए, ये सवाल का डेटा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो आपको कंसंट्रेशन का रेशियो चाहिए होगा। सो देखते हैं। सो यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर into concentration of D divided by concentration of A into concentration of 2B का whole square. This is the Kc. यहां से चलिए देखते हैं। सो Kc इज इक्वल टू C की कंसंट्रेशन, आप देखिए C के मोल्स है 2x, तो कंसंट्रेशन हो जाएगी 2x बाई V का होल स्क्वायर। D के मोल्स है x, तो इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी x बाई V। यहां पे आइए, A की कंसंट्रेशन, A कितना है 1 - x, तो इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 1 - x बाई V, राइट। और यहां पे देखिए इसकी कंसंट्रेशन है 1.5 - 2x डिवाइडेड बाई v और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 है, अगर आप ध्यान से देखिए तो कोफिशिएंट 2 है, तो भाई यहां से v कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, x की वैल्यू रखना है और x आप निकाल चुके हैं 0.5 है, x की वैल्यू रख दीजिए और फाइनली आपको Kc पता चल जाएगा। x की वैल्यू रिप्लेस करना, सीधा x की वैल्यू रिप्लेस करना, आप x की वैल्यू रखेंगे और फाइनल आंसर आएगा। और इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा 4, यानी कि थर्ड। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो Kc की वैल्यू 4 आएगी और इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कैसे सवाल को बनाया गया, डेटा यहाँ भी नहीं है, केवल इनिशियल क्वांटिटी दी है,
और इक्वेट किया, इक्विलिब्रियम पे कुछ कंडीशंस दी, उस कंडीशंस को लेकर आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन था, ये भी अच्छा सवाल है जो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। फिर मैं आपको अगले सवाल की तरफ ले चलता हूं बच्चों। इक्विलिब्रियम को पूरा हम कवर कर रहे हैं धीरे धीरे करके, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, द स्टोइकियोमेट्री एंड सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। नाम जैसे ही आया सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब इसमें केएसपी की बात करनी है अपने को। तो बोल रहा है कि स्टोइकियोमेट्री एंड सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ सॉल्ट विद सॉल्वेबिलिटी कर्व गिवन बिलो। मतलब एक कर्व दिया है, एक सॉल्वेबिलिटी कर्व दिया है, और ये जो सॉल्वेबिलिटी कर्व दे रहा है इसमें ये x की कंसंट्रेशन है, ये y की कंसंट्रेशन है, मिलीमोल पर लीटर में आपको दी है। इस कर्व को देख के आपको बताना है कि सॉल्ट जो है उसकी स्टोइकियोमेट्री क्या होगी। स्टोइकियोमेट्री का मतलब उसका फार्मूला क्या होगा। तो आपको देखना है कि ये फार्मूला आपको दिख रहा है x2y या xy2 या xy2 एंड दिस इज फार्मूला क्या होगा, और उस फार्मूले के रिस्पेक्टिव केएसपी क्या होगा, और इसमें केएसपी की वैल्यू भी दी है। तो ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखिए, सो अगर हम कोई एक पॉइंट ले जैसे सपोज हमने ये वाला पॉइंट लिया, राइट। तो इस पॉइंट पर अगर x की कंसंट्रेशन 1 है ना, कितनी है 1। सो अगर x की कंसंट्रेशन 1 है तो y की कंसंट्रेशन 2 है। मतलब आपको यहां से दिख रहा है कि x और y की कंसंट्रेशन का जो रेशियो है किसी भी इंस्टेंट पर, वो आपको कितना दिख रहा है 1:2। तो मतलब ये है कि x और y का रेशियो 1:2 का जाएगा, क्योंकि x की कंसंट्रेशन 1 है तो y की कंसंट्रेशन 2 है, तो ये रेशियो 1:2 का है। इसका मतलब जो बेसिक फार्मूला होना चाहिए वो xy2 होना चाहिए। ये हमें पता चल गया कि फार्मूला शुड बी xy2। अब आपको देखना है कि xy2, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो xy2 दो ऑप्शन में आ रहा है, सेकंड और थर्ड में, राइट। मतलब ये है कि पहला एलिमिनेट हो गया और फोर्थ एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, सेकंड और थर्ड। अब इसमें आपको चेक करना है कि अब केएसपी किसका सही आ रहा है। फार्मूला तो क्लियर हो गया, आप केएसपी देखते हैं। सो अगर आप इसका केएसपी निकालोगे तो ये सोल्यूशन में ब्रेक होगा x में प्लस 2y में। सो केएसपी का जो फार्मूला बनेगा वो होगा सॉल्वेबिलिटी कंसंट्रेशन ऑफ x एंड कंसंट्रेशन ऑफ y का स्क्वायर, सॉल्वेबिलिटी का स्क्वायर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है। तो यहां से x की कंसंट्रेशन कितनी है, दिस इज अ 1 मिलीमोल, मतलब 1 × 10⁻³ मोल पर लीटर। सो x की कंसंट्रेशन है 1 × 10⁻³ मोल पर लीटर, और y की कंसंट्रेशन होगी 2, यानी कि 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर। तो इसका स्क्वायर यानी कि आ गया 4 × 10⁻⁹, यानी कि आपका आंसर जो केएसपी होना चाहिए वो 4 × 10⁻⁹ होना चाहिए। और वो ऑप्शन आपको कहां मिल रहा है, वो ऑप्शन आपको यहीं पे मिल रहा है, क्योंकि ये केएसपी 4 × 10⁻⁹ है, जबकि यहाँ पे 1 × 10⁻⁹ है। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड, यानी कि इस क्वेश्चन में इस ग्राफ को देखकर, एक ग्राफिकल सवाल है, अच्छा सवाल है जिसमें ग्राफ दिया है, एक्स और वाई की कंसंट्रेशन दी है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया और हमने यहाँ से डिसाइड कर लिया कि केएसपी की वैल्यू क्या हो सकती है और साथ में उसका फार्मूला क्या हो सकता था। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब आप चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स और वैल्यूमेट्रिक तीनों को मिला के हमने कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे लाए हैं आपके सामने। अभी हम इक्विलिब्रियम पे चल रहे हैं, फिर हम रिडॉक्स और वैल्यूमेट्रिक पर भी आएंगे। तो चलिए देखते हैं, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अब हम आते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है ये, ध्यान से देखिए, ये एक रिएक्शन दी है। ये रिएक्शन है क्या, A gives B plus half C. The relation between dissociation constant K and degree of dissociation alpha and equilibrium pressure P is given by। मतलब इस रिएक्शन के लिए आपसे कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और P टोटल प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होगा। रिएक्शन दी है A plus B and it is a half C। तो ध्यान से देख लीजिए इस रिएक्शन को। हम अगले पेज पे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है, तो अगले पेज पे इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। A से बन रहा B plus half C, राइट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सवाल क्या है। सवाल में बोल रहा है A है और A से बन रहा है व्हाट, B plus half C, ठीक है। और इस सवाल में टारगेट क्या है, आपको निकालना है अल्फा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि Kc एंड टोटल प्रेशर के बीच में आपको एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। कुल मिलाकर सवाल ये है, इक्विलिब्रियम का है, अच्छा सवाल है, अल्फा को लेकर बात की गई है। तो अगर ये रिएक्शन है, सो अगर हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें कोई मोल्स वोल्स दिए नहीं है, तो जब मोल्स नहीं दिया होता है तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वही मोल हम ले लेते हैं। तो कोफिशिएंट 1 है तो स्टार्टिंग में इसका 1 मोल, इसका 0 और इसका 0। फिर एक स्टेज आएगी जहां पे इक्विलिब्रियम बनेगा टाइम t। तो यहाँ पे अगर इसका x डिसोसिएट हुआ तो इसका x बनेगा और इसका xy2 बनेगा। अच्छा, आपको ये पता है कि x = a अल्फा होता है, आपको पता है कि x = a अल्फा, जहां पे a होता है इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट यहाँ पे 1 है, तो यानी कि ये 1 × अल्फा, यानी कि x को आप अल्फा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, x बराबर अल्फा, यानी कि इक्वेशन आएगा 1 - अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा/2। अब आपका टारगेट है Kp निकालना। Kp निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए Kp जो होता है दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ B इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C। यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर 1/2 अपॉन यहाँ से आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A। ओवरऑल एक्सप्रेशन आपका ये बनेगा। आपको ये वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो यहाँ से देखिए Kp = पार्शियल प्रेशर ऑफ B क्या होगा, B के मोल्स अल्फा अपॉन टोटल मोल्स, तीनों को ऐड कर देंगे, दिस इज व्हाट 1 + अल्फा/2 इंटू टोटल प्रेशर P,
ये होता है पार्शियल प्रेशर निकालने का फार्मूला, जिसका भी निकालना उसके मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। सिमिलरली फॉर द सी के मोल्स कितने हैं, यहां से मोल्स ऑफ सी दिस इज अल्फा बाई 2 अपॉन टोटल मोल्स दिस इज 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू पी टोटल, और इसकी पावर पे जाएगा क्या 1/2। सिमिलरली यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, इसकी जगह पे इसके मोल अपॉन टोटल मोल 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू पी टोटल। एक्सप्रेशन आपका ये बन गया। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लीजिए, केपी अल्फा और पी का ही टर्म बचा और कुछ इसमें बचा ही नहीं, यहां से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब यहां से देखिए 1 प्लस अल्फा बाई 2 1 प्लस अल्फा बाई 2 कैंसिल, यहां से पी से पी भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो एक्सप्रेशन आपका ये बनेगा। तो ओवरऑल क्या बचा आप देखिए ध्यान से, केपी इज इक्वल टू, यहां से एक्सप्रेशन बचा क्या, यहां से केवल अल्फा बचा, दिस इज अल्फा, यहां पे देखिए ये होगा अल्फा बाई 2, सो अल्फा बाई 2 की पावर 1/2, यहां से ये बचा, ये क्या होगा पी की पावर 1/2, इक्वेशन आपका ये बचा। नीचे आते हैं, अगर आप नीचे आइए तो यहां पे क्या होगा, अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को देखिए तो यहां से बचा 1 माइनस अल्फा, और यहां से क्या बचा 1 प्लस अल्फा बाई 2, है ना, और इसकी पावर पे क्या आएगा 1/2। एक्सप्रेशन आपका ये होगा। हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को कुल मिला के सॉल्व करना है, और हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमें इस पूरी चीज का आंसर आसानी से मिल सकता है। अब आप यहाँ पे देखिए, इस पूरे क्वेश्चन को और सॉल्व करिए तो Kp इज इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हैं ये अल्फा और ये अल्फा की पावर 1/2, तो ये अल्फा की पावर 3/2 इंटू ये 1/2 की पावर 1/2 इंटू यहाँ से P की पावर 1/2। नीचे सॉल्व करिए तो ये 1 माइनस अल्फा, यहाँ से अगर आप 2 एलसीएम ले लीजिए तो ये बचेगा 2 प्लस अल्फा अपॉन यहाँ से 2 और इसकी पावर 1/2, है ना। अच्छा ये भी 2 की पावर 1/2, ये भी 2 भी और 1/2, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो Kp बचेगा वो क्या होगा, अल्फा की पावर 3/2, ये और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा P की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय ये होगा 1 माइनस अल्फा, और ये क्या होगा 2 प्लस अल्फा की पावर 1/2, यानी कि Kp अल्फा और P के बीच में एक सिंपल रिलेशन बना, अल्फा की पावर 3/2, P की पावर 1/2, 1 माइनस अल्फा एंड 2 प्लस अल्फा की पावर 1/2। सो चलिए देखते हैं कि एक्सप्रेशन क्या कोई ऑप्शन मिल रहा है हमें। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, कौन सा, ये वाला ऑप्शन। आप ध्यान से देखिए ये वाला ऑप्शन वही है, अल्फा की पावर 3/2, P की पावर 1/2, 2 प्लस अल्फा की पावर 1/2, 1 माइनस अल्फा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, सेकंड। और इस तरह से अल्फा को Kp के साथ आपने रिलेट किया और ये सवाल का आंसर आपके सामने आया। हमने कुछ नहीं किया, सिंपली स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था, हमने उसके 1 मोल लिए और उसको लेकर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। सो ये इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम का एक अच्छा सवाल था। और अब आपको ले चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आया है, ये भी काफी अच्छा सवाल है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 मोल ऑफ आर्गन, आर्गन एक इनर्ट गैस होती है, 5 मोल ऑफ PCl3, दो चीज दी है, जो जो दिया है वो लिखिए। आर्गन है, इसके 4 मोल्स है, राइट, प्लस उस मिक्सचर में और क्या चीज है, PCl5 है, और इस PCl5 के कितने मोल्स हैं, इसके मोल्स हैं कितने, 5 मोल्स। तो इसके जो मोल्स आ रहे हैं दैट इज अ 5, ये क्वेश्चन में गिवन है 5 मोल्स, ठीक है। आर इंट्रोड्यूस इनटू इवैक्यूएटेड फ्लास्क ऑफ 100 लीटर, इसको एक फ्लास्क में डाला गया, खाली फ्लास्क था जिसमें डाला गया, और जिस फ्लास्क में डाला गया उस फ्लास्क का वैल्यूम कितना है, 100 लीटर, फ्लास्क का वैल्यूम है 100 लीटर, ठीक है। अब बोला था सिस्टम इज अलाउड टू इक्विलिब्रेट, सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे लाया गया, एट इक्विलिब्रियम द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर वाज फाउंड टू बी 6 एटमॉस्फेयर। एक और चीज, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर P इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, सबसे पहली बात देखिए, आर्गन इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस भी फ्लास्क में है, PCl5 भी फ्लास्क में, लेकिन इनर्ट गैस जो है वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगी, रिएक्शन केवल PCl5 की ही होगी, क्योंकि इनर्ट गैस तो रिएक्शन नहीं करनी। और बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे जो टोटल प्रेशर है वो कितना है, 6 एटमॉस्फेयर। तो बेटा इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर होगा वो आर्गन का प्रेशर होगा प्लस बाकी जो गैस मिक्सचर होगा उसका प्रेशर होगा, राइट, P गैस मिक्सचर। सो आर्गन का प्रेशर होगा प्लस गैसेस मिक्सचर का प्रेशर होगा, ये P टोटल है, और ये वैल्यू 6 दी है, ध्यान से समझ लें, ये 6 दी है, क्लियर। अब कह रहा है द Kp फॉर द रिएक्शन इज गिवन बाय, Kp क्या होना चाहिए ये सवाल में पूछ रहा है। तो अब आप देखिए Kp किसका निकालेंगे, Kp आएगा PCl5 का, ध्यान से समझिएगा, PCl5 जो है वो डिसोसिएट होगा PCl3 और Cl2 में, ठीक, ये। अच्छा स्टार्टिंग में हमें दोनों के मोल्स दिए हैं, आर्गन के भी दिए हैं और PCl5 के भी दिए हैं। तो बेटा स्टार्टिंग का दोनों का प्रेशर निकाला जा सकता है, स्टार्टिंग में दोनों के कितने कितने प्रेशर होने चाहिए, दैट शुड बी फाइंड, आप उसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में यहां पे देखिए इसका जो प्रेशर होगा P बराबर N/VRT, इसका प्रेशर ये होगा, ठीक।
सिमिलरली इसका प्रेशर आप निकालोगे तो यहां से P बराबर क्या आएगा, N/VRT, ये इसका प्रेशर होगा। पैरेलली आप फाइंड कर सकते हैं, यहां पे इसके मोल्स है 4, वॉल्यूम कितना है फ्लास्क का अगर आप देखें तो 100 लीटर, R की वैल्यू है 0.082 और टेम्परेचर अगर आप देखें तो इस पूरे सीक्वेंस में टेम्परेचर 610 दिया है, यानी कि टेम्परेचर है 610। सिमिलरली आप इसके लिए, इसके मोल्स कितने हैं, 5 हैं, तो दिस इज 5/100 एंड RT की वैल्यू रखोगे, R और T की वैल्यू। आप इस पूरे कैलकुलेशन को जब जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपको दोनों का अलग अलग प्रेशर पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग में आर्गन के 4 मोल है तो उसका प्रेशर आ जाएगा और PCl के 5 मोल है तो उसका प्रेशर आएगा, और आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट द प्रेशर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका प्रेशर आएगा 2 और इसका जो प्रेशर आएगा वो 2.5 आएगा। दिस इज 2.5 एटमॉस्फेयर एंड 2 एटमॉस्फेयर। तो स्टार्टिंग में तुम्हें आर्गन का प्रेशर पता चल गया, PCl5 का प्रेशर पता चल गया, वो है 2.5 एटमॉस्फेयर। अब इस क्वेश्चन को प्रेशर के फॉर्म में लगा सकते हैं। तो अब आप देखिए स्टार्टिंग में टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसका प्रेशर है 2.5 एटमॉस्फेयर, ये है 0, ये है 0। टाइम t पर क्या होगा, इसके प्रेशर में कुछ चेंज आएगा, तो मान लीजिए कि प्रेशर में चेंज P का आया तो ये P है और ये P है। तो जो अब क्वेश्चन में दिया है कि इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर पता है, अच्छा टोटल प्रेशर क्या होगा, 2.5 माइनस P मतलब इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर P प्लस इसका प्रेशर P। तो यहां से, और P टोटल क्वेश्चन में दिया, ध्यान से देखिए 6 एटमॉस्फेयर है, यानी कि आपको ये पता है कि ये 6 एटमॉस्फेयर है। अब एक और पॉइंट समझिए, 6 एटमॉस्फेयर टोटल है। इक्विलिब्रियम पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो P टोटल है वो आपको समझना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम पे जो टोटल प्रेशर है उसमें ये प्रेशर भी आएगा, ये प्रेशर तो है ही है P टोटल, लेकिन साथ साथ यहां पर आर्गन का भी प्रेशर होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो आर्गन भी है और आर्गन रिएक्शन नहीं कर रही है, आर्गन तो एसिड पड़ी हुई है, इनर्ट गैस है, तो आर्गन भी होगा, वो भी आपको लेना पड़ेगा। अब आप देखिए तो P टोटल है 6, ये वैल्यू बचेगी 2.5 प्लस P, और आर्गन का प्रेशर आप पहले निकाल चुके हैं, कितना आया है 2। आपने इसको सॉल्व किया तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 4.5 यानी कि P की वैल्यू आ गई 1.5, और इस तरह से आपने P की वैल्यू को फाइंड कर लिया और P आ गया 1.5। अब देखिए अगर P 1.5 है तो इस वैल्यू को उठा के यहां रखिए, P 1.5 रखोगे तो ये 1 आएगा, ये 1.5 आएगा और ये भी 1.5 आएगा, यानी कि आपने क्या किया, तीनों का इक्विलिब्रियम पे प्रेशर फाइंड कर लिया। अब तीनों का इक्विलिब्रियम पे प्रेशर फाइंड कर लिया तो सवाल में क्या कह रहा है, अगर आप ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में कह रहा है द Kp फॉर द रिएक्शन क्या होगा, यानी कि आपको सवाल में Kp निकालना है तो Kp का आपको एक्सप्रेशन लगाना है। अब आप Kp कैसे लगाओगे, तो चलो देखते हैं। Kp क्या होगा, यहां से देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, यही होगा PCl5 का पार्शियल प्रेशर, यहां से वैल्यू रख दो। तो अब आप देखो PCl3 का प्रेशर कितना आ रहा है, यहां से 1.5 इंटू दिस इज 1.5 एंड डिवाइडेड बाई, यहां से अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 1 है, तो 1.5 इंटू 1.5 आप इसको सॉल्व करेंगे और Kp की वैल्यू कितनी आएगी 2.25, यानी कि यहां से Kp आ गया 2.25 और यही सवाल का आंसर होगा, आपसे Kp पूछ रहा था। सो आप इस ऑप्शन में देखिए कि Kp कहीं पे 2.25 है क्या, बिल्कुल है। कहां पे है ये क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे 2.25 है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा। तो देखिए सवाल को कैसे डाइवर्ट करके बनाया गया, सारे अच्छे और चुनिंदा सवाल हैं जो जेईई मेंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम को मैंने सम अप करने की कोशिश की है कि सब अच्छे सवाल लिए जाएं, वो डिस्कस किए जाए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। यहाँ पे देखिए इनर्ट गैस का इफेक्ट है कि इनर्ट गैस अगर कंटेनर में प्रेजेंट है तो वो क्या करेगी, वो रिएक्शन तो नहीं करेगी, लेकिन हाँ उसका अपना खुद का प्रेशर होगा। तो उस कॉन्सेप्ट को इस सवाल में यूज किया गया और यूज करके क्वेश्चन बनाया गया। और Kp किसके लिए निकालोगे, जो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन कौन कर रहा है PCl5, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सो बच्चों ये था क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का, जहां पे Kp आप ली चैटेलियर प्रिंसिपल पर इनर्ट गैस का इफेक्ट पढ़ते हैं कि इनर्ट गैस का क्या इफेक्ट होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कांस्टेंट प्रेशर पर अगर इनर्ट गैस मिलाई जाए तो उसका इफेक्ट पड़ता है, और वो डिपेंड करता है कि गैस के मोल्स किधर ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन अपने आप को अरेंज करती है। तो ये इनर्ट गैस का प्रभाव होता है, हम ली चैटेलियर प्रिंसिपल में पढ़ते हैं, और उसी को एक मैथमेटिकल टर्म में, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने लाया गया। अब आपको ले चलता हूं मैं अगले सवाल की तरफ, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अब यहां पर हम आते हैं अगले सवाल पे। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से देखने वाला सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सॉल्युबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी के बहुत सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने 2-3 अलग अलग तरह के सॉल्युबिलिटी के सवाल लिए, क्योंकि हर बार मतलब आप समझो कि इक्विलिब्रियम से कुछ सवाल आता है तो सॉल्युबिलिटी का बहुत आता है, और सॉल्युबिलिटी बहुत कंफ्यूज करती है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। अब आप देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, बोल रहा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN इन ए बफर सोल्यूशन ऑफ pH3। कोई बफर सोल्यूशन है जिसका pH3 है, मान लीजिए कि कोई एक बफर बन रहा है, ये एक बफर है
और इस बफर सोल्यूशन का pH 3 है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि जो H+ कंसंट्रेशन है वो 10⁻³ है। द वैल्यू ऑफ x, राइट, बोल रहा है कि अगर AgCN की सॉल्बिलिटी x है तो x की वैल्यू क्या होगी। अल्टीमेटली क्वेश्चन में AgCN की सॉल्बिलिटी निकालनी है एक बफर में, और बफर बन किसका रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, assume no cyano complex is formed and Ksp of AgCN and K for HCN दिया है, मतलब यहां पे एक एसिड भी है, मतलब उस सोल्यूशन में केवल AgCN नहीं है, उस सोल्यूशन में HCN भी है, उसी की वजह से बफर एक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन साइनाइड भी है और सिल्वर साइनाइड भी है, और दोनों के बारे में AgCN का Ksp दिया है और HCN का K दिया है। तो अगर आप ध्यान से सवाल को देखिए तो, और हमारा टारगेट है कि AgCN की सॉल्बिलिटी निकालना, सॉल्बिलिटी कैसे होगी वो समझना पड़ेगा। कॉमन आयन इफेक्ट की बात होगी, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सॉल्बिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सब चीज मिला के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बनाया गया है। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहली चीज आपको दिया है AgCN है। AgCN ये Ag+ और Cn- में ब्रेक होगा, और इसके लिए Ksp दिया है, और Ksp कितना दिया है 2.2 × 10⁻16। एक तो ये दिया है। दूसरी चीज इसमें HCN का K दिया है, एसिड है, एसिड सोल्यूशन में डिसोसिएट होगा H+ और Cn- में, ये हमें H+ प्रोवाइड करेगा। अगर हम इसके रिएक्शन को कुछ ऐसा लिख लें H+ + Cn- और इससे बन रहा है HCN, राइट, ये बन रहा है HCN, तो इसका K दिया, लेकिन K HCN का दिया है, और हमने रिएक्शन को रिवर्स लिखा है, मतलब इसका जो K आएगा वो 1/K आएगा, राइट, इसका 1/K आएगा, क्योंकि रिएक्शन को रिवर्स किया है। और बहुत समझने वाली बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि AgCN जब सोल्यूशन में डालोगे तो वो Cn- देगा, और HCN भी Cn- देगा यहां पे, और ये जो Cn- दे रहा है, एक और बात, ये जो Cn- देगा, ध्यान से समझना, ये जो Cn- देगा, क्योंकि सोल्यूशन में एसिड है, तो ये Cn- इस H+ से, ये वाला जो H+ उससे रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके HCN बनाएगा। यानी कि सोल्यूशन में Cn- आयन कब होने लगेगा, क्योंकि Cn- तो H+ से रिएक्ट करेगा और HCN बना रहा, तो Cn- अगर कम होगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और फॉरवर्ड जाएगी तो इसका मतलब है कि AgCN ज्यादा डिसोसिएट होगा, मतलब इसकी सॉल्बिलिटी बढ़ेगी। यहां पे ये ऑड, मतलब अगर देखा जाए तो ऑड आयन इफेक्ट है, क्योंकि Cn- को H+ कंज्यूम कर रहा है, जिसकी वजह से ये फॉरवर्ड जाएगा। तो जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो इसकी सॉल्बिलिटी पे प्रभाव पड़ेगा। जब AgCN अकेला था तो उसकी सॉल्बिलिटी कुछ और थी, HCN में है तो उसकी सॉल्बिलिटी कुछ और होगी, और वही हमको निकालना है कि HCN में उसकी सॉल्बिलिटी क्या होगी, X है। अब चलिए देखते हैं, तो अगर हम इस दोनों को ऐड कर लें, सो अगर आप इसको ऐड करेंगे, इस पूरी रिएक्शन को अगर आप ऐड करें तो यहां से आपको कुछ डेटा मिलेगा, और वो क्या मिलेगा, AgCN प्लस यहां से बचेगा H+, और यहां से आपको क्या मिलने वाला है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां मिलेगा Ag+, और ये है HCN, राइट। और इसका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, क्योंकि दोनों को ऐड किया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज Ksp × 1/K, ये हो जाएगा, ये इसका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। अब आप देखिए, अब मान लेते हैं कि इसकी सॉल्बिलिटी, हमारा टारगेट इसकी सॉल्बिलिटी निकालना, मान लेते हैं इसकी सॉल्बिलिटी X है, ये दिया है, सवाल कह रहा है कि इसकी सॉल्बिलिटी X है। अच्छा, शुरू में क्या है कि ये 10⁻³ है, ये सोल्यूशन में H+ दिया है, यहां से देखिए 10⁻³ उस समय अगर आप देखें तो ये 0 है और ये 0 है। इक्विलिब्रियम जब आएगा, एट इक्विलिब्रियम जब सैचुरेशन आएगा, तो इसका, क्योंकि इसकी सॉल्बिलिटी X है, तो ये इसके X से रिएक्ट करेगा, तभी तो HCN बनेगा, तो ये हो जाएगा 10⁻³ - X, ये होगा X और ये होगा X, ये हो गया। अब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, अगर आप देखिए तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा X × X अपॉन 10⁻³ - X, ये होगा। और अगर आप ध्यान से देखिए, फिर से देखिए, ये वाला जो K है वो कितना है, ये वाला जो K है वो इसके बराबर है, Ksp × 1/K के बराबर है ना। बेसिकली ये जो K' है, ये जो K' है, K' की वैल्यू Ksp × 1/K के बराबर है, तो इसको आप कर सकते हैं Ksp/K, यहां से रख दीजिए, इसको सॉल्व करिए। अच्छा, X 10⁻³ - X है, अब आप x को 10⁻³ के रिस्पेक्ट में इग्नोर भी कर सकते हैं, तो अगर आप इग्नोर कर दिए तो यहां बचा x² अपॉन 10⁻³ और ये वैल्यू Ksp अपॉन K, Ksp कितना दिया है देखिए, यहां से 2.2 × 10⁻16 दिया है, और यहां से K की वैल्यू कितनी है वो देखिए 6.2 × 10⁻10, तो ये 6.2 × 10⁻10 दिया है। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, और ये जो x है वही सॉल्बिलिटी है, यही आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। सो आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, और अब आप देख लीजिए कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको फाइनल आंसर फर्स्ट वाला मिलेगा, दिस इज 1.9 × 10⁻5 एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। आप सॉल्व करेंगे यही आएगा, तो इसका मतलब फाइनल सॉल्बिलिटी ये है 1.9 × 10⁻5।
जबकि शुरू में देखिए तो इसका जो Ksp है वो 10 की पावर -16 है। सॉल्बिलिटी अगर अप्रोक्सीमेटली देखो तो आधा हो जाएगा, क्योंकि एस स्क्वायर के बराबर तो 10 की पावर -8 आएगा, और ये 10 की पावर -5 है। इसका मतलब सॉल्बिलिटी लगभग 1000 गुना बढ़ गई, क्योंकि ऑड आयन इफेक्ट लग रहा है और उसकी वजह से सॉल्बिलिटी इंक्रीज कर गई। तो ये अच्छा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 13 था। अब मैं आपको ले चलता हूं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। अब यहां पर देखिए ध्यान से, ये सवाल आपके सामने आया है, यहां से रेडॉक्स का पार्ट स्टार्ट होता है। पहले हमने इक्विलिब्रियम के कुछ चुनिंदा सवाल लिए, और अब ये जो सवाल है वो रेडॉक्स रिएक्शन का है। इसको ध्यान से देखना है और आपको बताना है। एक रिएक्शन दी है, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन को लेकर सवाल बनाया गया, बोला गया कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दी है, इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्या है, यहाँ पे XMnO4 YC2O4, ये हम कोफिशिएंट हटा देते हैं, कुल मिला के रिएक्शन ये चल रही है। MnO4 माइनस है, प्लस ये C2O4 -2 है, यहाँ से क्या बन रहा है Mn+2 है, प्लस यहाँ से CO2 बन रहा है ना, यहाँ से CO2 है, और प्लस ये H2 है। ये हम इसको बैलेंस कर ले, जैसे ही बैलेंस करें, क्योंकि सवाल क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z क्या होगी। अच्छा, कोफिशिएंट इसका x है, इसका y है और इसका z है, तो तुम्हें x y z निकालना है। तो कुल मिला के इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा और तभी ये सवाल सॉल्व होगा, है ना। तो चलो देखते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ Mn+7 है और यहाँ Mn+2 है, तो सबसे पहले रिडक्शन की रिएक्शन लिखो। तो रिडक्शन में हम बैलेंस करने के लिए दो मेथड यूज करते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दोनों से बैलेंस कर सकते हैं। मैं आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करके दिखाता हूं, ज्यादा सिस्टमैटिक मेथड है। दोनों ही है सिस्टमैटिक, लेकिन कोई भी एक तरीका आप फॉलो कर सकते हो। मैं आयन इलेक्ट्रॉन से दिखाता हूं। यहाँ पे ये MnO4 माइनस है और इससे क्या बन रहा है Mn+2, रिडक्शन हो रहा है। इसको बैलेंस कर लो। इस तरफ 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे दिख रहा है कि मीडियम एसिडिक है। तो एसिडिक मीडियम में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं, जिस तरफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है उसके अपोजिट साइड उतने ही वाटर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन ज्यादा है तो 4 वाटर जोड़ दिया। इससे क्या होगा, आपका ऑक्सीजन बैलेंस। फिर इधर हाइड्रोजन एक्सेस हो गया, कितना 8, तो हम इधर क्या करेंगे 8H+ जोड़ देंगे। फिर उसके बाद आप चार्ज को बैलेंस करो, इधर 2 प्लस है, इधर 8 प्लस और 1 माइनस 7 प्लस का है, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, ये बैलेंस हो गया। सिमिलरली ऑक्सीडेशन के लिए आ जाओ। ऑक्सीडेशन में देखो C2O4 से CO2 बन रहा है, तो इसको लिखो। तो यहाँ से C2O4 -2 है, इधर से CO2 बन रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे बैलेंस करो। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करो, तो 2 कार्बन है तो ये 2 लिख दो। ये सीधा सीधा डायरेक्टली बैलेंस हो गया, 5CO2 आ गया, है ना। अब ये सब कुछ अपने आप बैलेंस हो गया। चार्ज बैलेंस करता है, इधर 2 माइनस का है तो इस तरफ आप 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। अब ये दोनों बैलेंस हो गया। अब दोनों को ऐड कर दो। इस तरह से ऐड करते हैं कि बैलेंस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए, क्योंकि किसी भी बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं आते। सो अब यहाँ देखो, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इस इक्वेशन को हम 2 से और इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 MnO4 माइनस होगा, प्लस ये 16H+ होगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5C2O4 -2 होगा। इधर आ जाइए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 Mn+2 होगा, प्लस यहाँ पे देखिए इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 CO2 होगा, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8H2 होगा। आपकी फाइनल रिएक्शन ये आ गई। अगर आप x को और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 सब में यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये 16 है, ये 5 है, 2 है, 10 है और ये 8 है। अब आपको ये बैलेंस रिएक्शन मिल गई और इस बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर ये वैल्यू 2, यहाँ पे ये x यानी कि x आ गया 2, ये है y, यहाँ देखिए y, यहाँ पे ये है 5 यानी कि y आ गया 5, ठीक। और देखिए यहाँ पे ये ZH+, यहाँ पे कितना 16 है तो Z आ गया 16, यानी कि x होगा 2, y होगा 5 और Z होगा 16। तो आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन है। तो x होगा 2 यानी कि ये वाला, y होगा 5 और z होगा 16, यानी कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड। और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। सो रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट था और इस तरह से हमने बैलेंसिंग को लेकर ये सवाल बनाया गया, बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया। तो अब आपको ले चलेंगे अगले सवाल की तरफ, वो भी रेडॉक्स का है तो उससे रिलेटेड अब बातें करते हैं। तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फिर से ये रेडॉक्स रिएक्शन को लेकर बनाया गया है और मोल कॉन्सेप्ट का भी इसमें यूज हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 मिलीग्राम एफरवेसेंस टैबलेट कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ऑक्सैलिक एसिड। बेसिकली एक टैबलेट है, कोई टैबलेट हो सकती है, मेडिसिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक छोटी सी टैबलेट दी गई है और उस टैबलेट का वेट है 10 मिलीग्राम और उसमें है क्या क्या, उसमें दो चीज़ें, एक है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और दूसरी चीज़ है ऑक्सैलिक एसिड यानी कि H2C2O4, ये दो चीज़ें, ठीक। बोला है रिलीज 0.25 ml ऑफ CO2। अब इसका मतलब ये टैबलेट है और इस टैबलेट से CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली इनके बीच में कुछ रिएक्शंस हो रही होंगी। अब अगर आप ये रिएक्शन लिखें तो यहाँ पे क्योंकि
2H+ है, तो यहाँ पे अगर आप इसको बैलेंस करें तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस विल बी व्हाट, Na2C2O4, ये बनेगा सोडियम ऑक्सिलेट, प्लस यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, ट्वाइस CO2, प्लस यहाँ से बनेगा H2O। ये इसकी एक कॉमन रिएक्शन है जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक। अब इसमें डेटा किसका दिया है, डेटा दिया है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और इस टोटल का वेट कितना है, इस टोटल का जो वेट है वो 10 मिलीग्राम है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, टोटल वेट 10 मिलीग्राम है। CO2 जो प्रोड्यूस हो रही है उसके बारे में बोल रहा है कि ये जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है दिस इज 25 ml, 25 ml। और एक चीज और है, दिस इज टेम्परेचर 298, प्रेशर 1 बार है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, बोला है कि इफ मोलर वैल्यूम ऑफ CO2 इज 25 लीटर अंडर सच कंडीशन, मोलर वैल्यूम 25 लीटर दिया है, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मली जो STP होता है वहां पे मोलर वैल्यूम 22.4 लीटर होता है, बट इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मोलर वैल्यूम जो है वो 25 लीटर है। तो जो CO2 का मोलर वैल्यूम है वो 25 लीटर है, और जो CO2 रिलीज हो रही है वो कितना हो रहा है, 0.25 ml रिलीज हो रहा है। तो यहां से आप आसानी से इसके मोल्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड रिएक्शन को देखिए कि अगर आप यहां से देखिए तो जो भी CO2 प्रोड्यूस हो रहा है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से ही प्रोड्यूस हो रहा है, इससे प्रोड्यूस नहीं हो रहा। और इस स्टैंडर्ड रिएक्शन को देखने से लग रहा है कि अगर इसका 2 मोल्स है तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट। यानी कि CO2 के जितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ही मोल्स सोडियम बाइकार्बोनेट के होंगे। और CO2 के कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, गिवन कंडीशन देखो, गिवन कंडीशन है कि CO2 का जो वैल्यूम है वो दिया है 0.25 ml, राइट, ये है 0.25 ml। अगर आप इसको लीटर में बनाएं और यहाँ पे मोलर वैल्यूम 25 लीटर है, सो अगर आप इसको लीटर में बनाते हैं तो यहाँ से देखिए जैसे पहले अगर ml में बनाइए तो ये 10⁻⁻2 ml होगा, और अगर लीटर में बनाएंगे तो 10⁻³ से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज अ लीटर। 25 इंटू 10⁻5 लीटर, अगर आप देखिए अगर इसको लीटर में बनाते हैं तो दिस इज व्हाट, दिस इज 25 इंटू 10⁻5 लीटर, ये है CO2 का वैल्यूम जो रिलीज हो रहा है। और मोलर वैल्यूम कितना है, 25 लीटर। तो यहाँ से मोल्स निकाल सकते हैं, CO2 के जो मोल्स रिलीज होंगे वो क्या होगा, गिवन वैल्यूम ऑफ CO2 अपॉन मोलर वैल्यूम, दैट इज 25 लीटर। सो ये एग्जैक्टली अगर आप सॉल्व करते हो तो दिस इज 25 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाई 25, यानी कि CO2 के मोल्स कितने आएंगे, दिस इज 10⁻5 मोल, ये CO2 के मोल्स होंगे। मिली मोल्स निकालो चाहे मोल्स निकालो, मोल्स आएंगे कितना, 10⁻25 मोल्स, दिस इज द मोल्स। अब आप ध्यान से समझिएगा, CO2 के 10⁻5 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, और आपको दिख रहा है कि CO2 के जितने मोल्स होंगे उतने ही मोल सोडियम बाइकार्बोनेट के होंगे। तो इनडायरेक्टली जो CO2 का मोल्स है वही सोडियम बाइकार्बोनेट का मोल्स है, यानी कि यहां से आपको सोडियम बाइकार्बोनेट्स के मोल्स मिल गए, NaHCO3, राइट। सोडियम बाइकार्बोनेट का मोल्स आपको मिल जाएगा, और वो कितना आ रहा है, दैट इज 10⁻5 मोल यार है। और अगर आपको मोल पता चल गया तो आपको सोडियम कार्बोनेट का, उस पूरी टैबलेट में सोडियम कार्बोनेट का वेट कितना है वो फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां से दिस इज W/m, और ये कितना है, दिस इज 10⁻5, तो दिस इंप्लाइज यहां से वेट कितना आ जाएगा, वेट आ जाएगा 10⁻5 इंटू मोलर मास, एंड मोलर मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज 84, ये आ गया, दिस इज ये ग्राम, दिस इज ग्राम, यानी कि इतने ग्राम होगा क्या, उस पूरी टैबलेट में, जो टैबलेट है उस टैबलेट में सोडियम बाइकार्बोनेट का वेट इतना होगा, 84 इंटू 10⁻5 ग्राम। आप चाहे तो इसको मिलीग्राम में भी बना सकते हैं, अगर ग्राम को मिलीग्राम में बनाना है तो आप मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, या मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको क्या मिल गया, दिस इज वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आप देखिए यहां से क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन ईच टैबलेट, टैबलेट में परसेंटेज कितना है सोडियम बाइकार्बोनेट का, 10 मिलीग्राम में कितने ग्राम है वो आपने निकाल लिया, और आपको परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट फाइंड करिए तो यहां से क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 अपॉन दिस इज अ टोटल वेट W टोटल इनटू व्हाट, यहां से 100, ये आ गया आपका। आपको वेट पता है, दिस इज व्हाट 84 इंटू 10⁻5 ग्राम अपॉन टोटल वेट 10 मिलीग्राम है ना, आप इसको ग्राम में बना सकते हैं। अब 10 मिलीग्राम को आपको ग्राम में बनाना है तो आप ग्राम में बना लीजिए। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻³ ग्राम इंटू व्हाट 100, ये आ गया। आप ओवरऑल वैल्यू को सॉल्व करिए, ये 10⁻² होगा, ये 10⁻5 है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा, 10⁻³ ऊपर जाएगा, एंड दैट विल बी व्हाट, दिस इज 8.4, और फाइनली ये 8.4% आ गया, यानी कि उस पूरी टैबलेट में सोडियम बाइकार्बोनेट का परसेंटेज कितना होगा, 8.4%, और यही सवाल का आंसर है। तो अगर आप क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है 10 मिलीग्राम एफएमएसएस टैबलेट है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑक्सैलिक एसिड है, उसकी रिएक्शन से इतना CO2 प्रोड्यूस होता है,
CO2 का मोलर वैल्यूम 25 है, यहां से हमने CO2 के मोल्स निकाल लिए। और रिएक्शन को देखने से लग रहा है जितने CO2 के मोल्स होंगे उतने ही सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल्स होंगे, तो इनडायरेक्टली सोडियम बाइकार्बोनेट का मोल्स आ गया, उसका वेट आ गया, और इस तरह से पूरे 10 मिलीग्राम में उसका वेट कितना है निकाल लिया, और इससे हमने परसेंटेज फाइंड कर लिया। और फाइनली जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज 8.4%, यानी कि यहां से देखिए तो ये सेकंड ऑप्शन होगा। तो एक रिएक्शन, एक अच्छा सवाल है, एक अच्छा सवाल है, क्योंकि रिएक्शन को लेकर अगर आप देखिए तो मोल भी यूज हो रहा है। यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट की ऑक्सैलिक एसिड के साथ एक रिएक्शन चल रही है, उस रिएक्शन में एक सॉल्ट बन रहा है और CO2 रिलीज हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप ध्यान से देखिए तो एक बहुत अच्छा सवाल है जो डिजाइन किया गया है। मोल कॉन्सेप्ट को भी देख सकते हैं, रिडॉक्स को भी लिया गया, वैल्यूमेट्रिक भी है, तो कई सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ईच FeC2O4 यानी कि फेरस ऑक्सिलेट, फेरिक ऑक्सिलेट एंड फेरस सल्फेट, राइट, इन एसिडिक मीडियम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, KMnO4 के कितने मोल्स चाहिए। बोल रहा है कि ये इस पूरी रिएक्शन को देखिए तो उसमें 4 कंपाउंड है, चारों के 1 मोल्स है, राइट, चारों के 1 मोल्स है, यानी कि यहां पर एक तो FeC2O4 है, FeC2O4 है, दूसरा जो है वो है Fe2C2O4 का होल थ्राइस, ये फेरिक ऑक्सिलेट है, तीसरा कंपाउंड है क्या FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट, और चौथा कंपाउंड क्या है दैट इज द Fe2SO4 का होल थ्राइस यानी कि फेरिक सल्फेट। ये है, सबके 1 मोल्स है, 1 मोल ऑफ ईच, 1 मोल सबका है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, ठीक है, 1 मोल ऑफ ईच। बोल रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड इज, इसकी रिएक्शन कराई गई, राइट, और KMnO4 जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इसको ऑक्सीडाइज करा रहा है, राइट, मीडियम कैसा है, एसिडिक, मीडियम एसिडिक है। तो अब आपको सवाल ये पूछ रहा है कि चारों के अगर 1 मोल्स हो तो इन चारों को ऑक्सीडाइज करने के लिए KMnO4 के कितने मोल्स चाहिए, ये आपको फाइंड करना है। तो सिंपली यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होगी, ये KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और एसिडिक मीडियम में ये +7 है, तो एसिडिक मीडियम में इसका रिडक्शन होता है Mn+2 में, यहाँ से इसका रिडक्शन होगा +2 में, और क्योंकि रिड्यूस हुआ है यहाँ फेरस ऑक्सिलेट है, ये Fe+2 है। अब ध्यान से देखिएगा, फेरस ऑक्सिलेट है, यहाँ पे जो कार्बन है वो कार्बन किस स्टेट में है, +3 स्टेट में है, ये इसको ऑक्सीडाइज कराएगा, और ऑक्सीडेशन इंटरेस्टिंग होता है कि जो Fe+2 है वो कन्वर्ट होता है Fe+3 में, और CO2 जो ऑक्सिलेट है वो कन्वर्ट होता है CO2 में। इंटरेस्टिंग है, ऑक्सीडेशन में देखिए यहाँ कार्बन +4 स्टेट में है, यानी कि अगर ध्यान से देखिए आप तो इसमें आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके लिए जो N फैक्टर आ रहा है वो 5 है, चेंज 5 का हो रहा है, लेकिन इस पूरे के लिए अगर N फैक्टर देखिए तो Fe+2 से +3 बन रहा है, उसका N फैक्टर 1, कार्बन +3 से +4 बन रहा है, तो इधर 2 3 6 एंड दिस इज 2 4 8, 8 - 6, यानी कि इसके लिए जो N फैक्टर है वो 2 है, यानी कि अगर देखा जाए तो टोटल ऑक्सीडेशन का N फैक्टर इसके लिए 2 और Fe+2 से +3 बन रहा उसके लिए 1, तो टोटल N फैक्टर आएगा 3। ध्यान देखिए, आयरन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयरन के लिए N फैक्टर 1 है और कार्बन के लिए +3 से +4 बन रहा है, एक कार्बन के लिए 1 है और यहाँ पे एक मोल में 2 कार्बन है, तो इधर 2 3 6 और इधर 2 4 8, तो टोटल डिफरेंस आएगा 2 का, यानी कि N फैक्टर कार्बन के लिए 2 है, सो नेट N फैक्टर होगा 3, और दोनों की आपस में रिएक्शन करा रहे हैं। तो KMnO4 के कितने मोल्स चाहिए, अगर इसका 1 मोल है तो सिंपल आप फार्मूला लगाना है, आपको पता है N1 × N फैक्टर इज इक्वल टू N2 × N फैक्टर, राइट। कोई एक ले लीजिए, सपोज N1 इज अ फेरस ऑक्सिलेट के मोल्स है वो 1 है, इसका N फैक्टर 3 है, N2 KMnO4 के मोल्स है वो आपको निकालना है N2, और इसका N फैक्टर कितना है 5 है, यानी कि यहां से जो N2 होगा दैट इज अ 3/5, यानी कि पहले केस में KMnO4 के मोल्स होंगे 3/5, फर्स्ट केस में 3/5 होगा। इतने मोल्स KMnO4 चाहिए। सिमिलरली सेकंड के लिए निकालेंगे। अब आप सेकंड में देखिए, अगर आप इसकी रिएक्शन KMnO4 से कराते हैं तो ये +7 है, और यहाँ आयरन ऑलरेडी +3 स्टेट में है, ध्यान से देखिए आयरन यहाँ पे +3 स्टेट में है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, तो ये ऑलरेडी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इस आयरन का कुछ नहीं होने वाला। रही बात C2O4 है, फेरस ऑक्सिलेट है, इसमें इस कार्बन का होगा केवल, क्योंकि आयरन तो पहले से +3 में, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, जो भी चेंज आएगा वो केवल कार्बन में आएगा, और कार्बन ऑक्सीडाइज होगा +3 से +4, और ये ऑक्सीडाइज होगा +2 में, और कार्बन ऑक्सीडाइज होगा CO2 में, प्लस डॉट डॉट डॉट। आयरन का कुछ होगा नहीं, इसलिए हमने इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अब इसके लिए N फैक्टर आपको दिख रहा है 5 है, नाउ इसके लिए N फैक्टर निकालिए, यहाँ पे देखिए इसका N फैक्टर, यहाँ पे कार्बन का N फैक्टर, कार्बन टोटल 3 2 6, ध्यान से देखिएगा 2 कार्बन ये और 3, 6 3 18, तो इधर 4 जाएगा 18 का, और अगर इधर 18 है आपने टोटल इधर 18 कार्बन, यहाँ पे 3 दूना 6 यानी कि 6 कार्बन लिए,
टोटल 18 हो रहा है, तो 6 कार्बन आपको इधर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल कार्बन के लिए एन फैक्टर निकालना है, तो 6 इधर लेंगे, तो यहां से कितना आएगा, दैट इज 6 × 4, यानी कि टोटल एन फैक्टर अगर आप देखिए तो 6 का आएगा, यहाँ एन फैक्टर 6 का होगा। वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे एन फैक्टर आएगा 6 का। आयरन का होगा नहीं, क्योंकि आयरन +3 इधर है, +3 उधर भी होगा, क्योंकि आयरन ऑलरेडी हायर स्टेट में है। तो यहां पर फिर से लगाएंगे क्या, KMnO4 के मोल्स इंटू इसका एन फैक्टर इनटू ये एन फैक्टर, ये लगाएंगे, यहां से इसको सॉल्व करेंगे। यहां से देखिए इस कंपाउंड के 1 मोल है, इसका 1 है, इसका एन फैक्टर 6 आ रहा है, KMnO4 के मोल्स निकालना है, इसका एन फैक्टर 5 है, तो टोटल जो N2 आएगा वो कितना आएगा, दैट इज 6/5। यहां से दूसरे केस में 6/5 मोल्स आएंगे KMnO4 के। सिमिलरली फॉर द थर्ड केस में देखिए, अगर आप थर्ड केस में KMnO4 यूज करते हैं, KMnO4 अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे वही चीज होगा कि ये Mn+2 बनेगा और Fe+2 से +3 में जाएगा, राइट। यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +7 है। सिमिलरली यहाँ पे आइए तो N1 × N फैक्टर और इज इक्वल टू N2 × N फैक्टर। यहाँ पे देखिए N1 किसका है, इसका है, तो ये 1 ले लिया, इसका N फैक्टर कितना हो रहा है, +2 से +3 में जा रहा है आयरन, तो N फैक्टर 1 का ही आएगा, और यहाँ पे इसके मोल्स निकालने और इसका N फैक्टर 5 है, यानी कि यहाँ पे जो N2 आएगा दैट इज व्हाट 1/5, तो ये 1/5 आएगा, राइट, ये 1/5 आएगा। तो यहाँ जो KMnO4 लगेगा वो 1/5 लगेगा। सिमिलरली यहाँ देखिए, यहाँ पे आयरन ऑलरेडी +3 में है, सल्फर ऑलरेडी +6 में है, दोनों ही अपनी हायर स्टेट में है, तो KMnO4 इसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, मतलब यहाँ KMnO4 की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आयरन भी +3 में है और सल्फर भी +6 स्टेट में है, दोनों ही हायर स्टेट में है। KMnO4 इसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करा सकता है, और अगर ऑक्सीडाइज नहीं कराएगा तो खुद रिड्यूस नहीं होगा। अब तो यहाँ तो कुछ नहीं चाहिए, बाकी तीनों में मोल्स निकाल लिए, तो टोटल KMnO4 के मोल्स कितने होंगे, यहाँ 3/5, यहाँ 6/5, यहाँ 1/5, सबको ऐड कर लीजिए। तो अगर आप ऐड करते हैं तो देखिए कितना आएगा, फाइनली आप इसे ऐड करिए। पहले वाले केस में 3/5 है, ठीक है, दूसरे वाले केस में कितना है 6/5 है, ठीक है, और इस वाले केस में कितना 1/5 है, राइट। तो टोटल कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि फाइनली आप देखिए तो आंसर आपका 2 आ गया। टोटल KMnO4 के 2 मोल्स चाहिए, यही आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि सवाल के हिसाब से आपका आंसर कौन सा होगा, सेकंड होगा। तो सिंपली रिडॉक्स रिएक्शन है, वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, और उसको लेकर देखा गया कि कितना KMnO4 चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। फिर हम बच्चों ले चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए रिडॉक्स का अच्छा सवाल है, और इस तरह के सवाल कई बार पूछे जाते हैं, तो वो डिस्कस किया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, फिर से ये क्वेश्चन आपके सामने आया, बोलना है द अमोनिया रिलीज्ड ऑन क्वांटिटेटिव रिएक्शन ऑफ 0.6 ग्राम यूरिया विद सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय। इस लाइन का मतलब समझते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि अमोनिया रिलीज हो रही है, कब, जब यूरिया की रिएक्शन किससे कराई जा रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, मतलब एक रिएक्शन चल रही है किसके बीच में, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2, इसकी रिएक्शन चलाई जा रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और बेस जब यूरिया से रिएक्शन करता है तो यहाँ पे अमोनिया गैस रिलीज होगी 2NH3, और बैलेंस रिएक्शन लिखोगे तो यहाँ से सोडियम कार्बोनेट बनेगा Na2CO3, ये प्लस डॉट डॉट वाटर बनेगा। हमने मेनली ये 2 रिएक्शंस लिए, दैट इज व्हाट, यहाँ से अमोनिया बन गया प्लस सोडियम कार्बोनेट बन गया। ये सिंपली यूरिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो कुछ ऐसा होता है, ये बेसिक रिएक्शन है। अब यहाँ पर जो अमोनिया रिलीज हो रही है, सवाल क्या कह रहा है, जो अमोनिया रिलीज हो रही है, इस अमोनिया को न्यूट्रलाइज कराया गया। देख लो यहाँ पे, द अमोनिया रिलीज्ड ऑन क्वांटिटेटिव रिएक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय, किससे न्यूट्रलाइज्ड होगा। अब अमोनिया जो रिलीज हो रही है उसका न्यूट्रलाइजेशन कराया जा रहा है, सवाल के हिसाब से किससे न्यूट्रलाइजेशन कराया जा रहा है, सब ऑप्शन में देखो HCl से, तो इसका मतलब इसकी फर्दर HCl से एक रिएक्शन कराई जा रही। तो अब अगर HCl से रिएक्शन कराओगे तो सीधी रिएक्शन होती है, अमोनिया HCl से रिएक्ट करके NH4Cl बनाता है, ये उसकी बेसिक रिएक्शन होती है। ऐसा कुछ हो रहा है, तो अमोनिया की रिएक्शन जब हम HCl से कराते हैं, ये NH3 है, और अमोनिया की रिएक्शन जब HCl से कराएंगे तो यहाँ से NH4Cl का फॉर्मेशन होगा। आपसे कह रहा है कि इसमें से कौन कितना HCl चाहिए वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा। और आप देखो कि अगर अमोनिया का 1 मोल है तो HCl का भी 1 मोल होगा, ऐसा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो जितने मोल्स अमोनिया होंगे उतने ही मोल HCl होंगे, और इससे हमें HCl का डेटा पता चल जाएगा। अब आते हैं वापस, यहाँ पे आप देखो यूरिया का जब 1 मोल ले रहे हो आप, तो अमोनिया के 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसा सवाल में स्टैंडर्ड रिएक्शन में आपको दिख रहा है। क्वेश्चन में दिया है यूरिया कितना 0.6 ग्राम, मोलर मास होता है 60, तो इसके मोल्स कितने हुए 0.01 मोल।
तो अगर आप देखिए, तो अगर आप इसका 0.01 मोल लेते हैं तो डेफिनेटली इसके कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे? 0.02 मोल्स। अमोनिया के मोल्स प्रोड्यूस होंगे 0.02। और जितने, अब आगे आइए, जितने मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस होगा उतना ही HCl यहां रिक्वायर्ड होगा। तो अगर आप इसको यहां पे लाइए, तो अगर इसके 0.02 मोल है तो HCl के भी 0.02 मोल चाहिए। यानी कि तुम्हें यह पता चल गया कि HCl के मोल्स होंगे 0.02, ये तुम्हें पता चल गया, दिस इज मोल्स 0.02। हो गया सवाल। HCl कितने मोल्स हैं? अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वो ऑप्शन सही होगा जिसमें HCl के मोल्स कितने आए? 0.02 आए। दैट इज योर टारगेट। HCl के 0.02 मोल चाहिए। चारों ऑप्शन को चेक करिए। पहला ऑप्शन देखिए, यहां मोल्स निकालना है, फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन में वैल्यूम कितना दिया है? 200 ml, यानी कि 0.2 लीटर, राइट? कितना दिया है? 0.2 लीटर। यहां पे इसकी नॉर्मलिटी कितनी दी है? दैट इज 0.4। अच्छा, नॉर्मलिटी भी सेम है तो मोलरिटी भी वही होगी, क्योंकि n फैक्टर HCl का 1 होता है। तो यहां से आप इसके मोल्स निकाल सकते हैं। n इज व्हाट? m इंटू वी। m इंटू वी आप सॉल्व करेंगे, यहां से 0.08 आएगा, है ना? 0.08 मोल नहीं आएगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 0.02 आना चाहिए। सिमिलरली फॉर इसके लिए चेक करेंगे, इसके लिए चेक करेंगे, इसके लिए, सबके लिए आपको चेक करना है एंड यू विल फाइंड आउट। यहाँ पे आप चारों के लिए चेक कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन फोर्थ होगा। देखिए फोर्थ कैसे होगा, यहाँ पे इसका वैल्यूम दिया है 0.1 लीटर, 100 ml 0.1 लीटर, और यहाँ पे इसकी नॉर्मलिटी कितनी दी है? 0.2। अच्छा, मोलरिटी भी सेम होगी। सो अगर आप यहाँ से मोल्स निकालते हैं तो ये m इंटू वी आएगा। यहाँ से मोलरिटी है 0.2 और वैल्यूम है 0.1, तो फाइनल आंसर देखिए कितना आ रहा है? 0.02। तो यही वो ऑप्शन है जहां पे 0.02 मोल्स आ रहे हैं HCl के। यहाँ पे आपको दिख गया कि HCl 0.02 चाहिए, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ। और इस तरह से जो अमोनिया प्रोड्यूस हुई उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना HCl चाहिए वो हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर देखिए तो सीधा एसिड बेस तरह की रिएक्शंस है, अमोनिया और NaOH की रिएक्शन है, उससे अमोनिया बना, अमोनिया को फिर से हमने न्यूट्रलाइज कराया HCl से। तो दो स्टेप में इसको एक तरह से रिएक्शन कराई गई, न्यूट्रलाइजेशन कराया गया, टाइट्रेशन कराया गया और उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बना। सो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, राइट? ये आपके पास अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द गिवन रिएक्शन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन? इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो डिसप्रपोर्शनेशन नहीं है? डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है? आप सभी को पता है, बहुत आसान सी बात है। ऐसी रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है, वही एलिमेंट रिड्यूस होता है, उसे हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब बोला कौन से डिसप्रपोर्शनेशन नहीं है, तो चलिए चेक करते हैं। पहली रिएक्शन, यहां देखिए ऑक्सीजन -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ 0 है। एक बार ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है और दूसरी बार इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये तो डिसप्रपोर्शनेशन है। दो डिफरेंट, यहाँ ऑक्सीजन -1 से -2 में जा रहा है और 0 में जा रहा है, एक बार रिड्यूस हो रहा है, एक बार ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये तो डिसप्रपोर्शनेशन है। इसमें आइए, यहाँ नाइट्रोजन की आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, नाइट्रोजन +4 में आएगा, यहाँ नाइट्रोजन +5 में आएगा, और यहाँ पे अगर आप नाइट्रोजन की स्टेट निकालेंगे +3 आएगा। तो यहाँ पे एक बार +4 से +5, एक बार +4 से +3, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम दोनों हो रहा है नाइट्रोजन का, तो ये भी डिसप्रपोर्शनेशन है। थर्ड ऑप्शन देखिए, यहाँ Mn+7 है और यहाँ Mn+4 है, इसमें Mn का केवल रिडक्शन हो रहा है, +7 से +4 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, तो ये डिसप्रपोर्शनेशन नहीं है। चौथे वाले में देखिए, यहाँ पे Mn+6 स्टेट में आएगा, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Mn+7 स्टेट में आएगा, यहाँ +4 में आएगा, दो जगह Mn है, तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो एक रिएक्शन है जहाँ पे केवल और केवल क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, दैट इज द थर्ड, यानी कि यही वो रिएक्शन है जो डिसप्रपोर्शनेशन नहीं है। तो बहुत सिंपल सवाल था, हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बेस पे इसको डिसाइड कर लिया। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है बच्चों? ध्यान से देखिए, ये सवाल आपके सामने फिर से आया। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, और आप देख रहे हैं कि सारे का कॉम्बिनेशन चल रहा है, पैरेलली हम सब कुछ लेके चल रहे हैं कि पूरा चैप्टर आपका आसानी से रिवाइज हो पाए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ बफर सोल्यूशन, एक बफर सोल्यूशन बनाना है जिसका pH 5.74 है। आपको एक बफर बनाना है जिसका pH दिया है, ध्यान से देखिए, pH दिया है 5.74, ठीक। सोडियम एसीटेट इज एडेड टू, सोडियम एसीटेट इज एडेड टू एसिटिक एसिड, यानी कि बफर किसका बन रहा है? बफर बन रहा है एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का, CH3COONA का, यानी कि ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ ये एक सॉल्ट है। ये वीक एसिड है और ये एक सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट है, यानी कि आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक एसिडिक बफर है, ये एक एसिडिक बफर बन रहा है, ये दूसरी लाइन में आपको निकल के आ रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बफर इज 1 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर दी है, देन कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट विल बी,
इसकी कंसंट्रेशन पूछ रहा है, यही क्वेश्चन है। और क्या दिया है, पीके ऑफ एसिटिक एसिड दिया है, जो एसिटिक एसिड है उसका पीके दिया है, दैट इज व्हाट 4.74। पूरा सवाल देखिए मैंने पिक्चराइज कर दिया, एक एक लाइन में मैं उसको पढ़ता गया, लिखता गया, क्या क्या दिया था वो मैंने लिख लिया। हमारा टारगेट क्या है, हमें इसकी कंसंट्रेशन चाहिए, यही अल्टीमेटली हमारा टारगेट है। तो देखो एसिडिक बफर है, आपको पता है कि एसिडिक बफर की पीएच का बेसिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये होता है पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, या बेस्ट होता है कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन ऑफ द सॉल्ट। ये बेस्ट होता है, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन और एनाइन की कंसंट्रेशन सेम हो। यहां सेम होगी क्योंकि जब ये टूटेगा तो इसके 1 मोल से 1 मोल एसीटेट ही मिलेगा, तो यहां सॉल्ट की कंसंट्रेशन और एनाइन की कंसंट्रेशन सेम होगी, इसीलिए हमने सॉल्ट की कंसंट्रेशन ले लिया। लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं है, बट इस केस में है, इसलिए हमने ऐसा लिख लिया। अब आप यहां से देखिए, पीएच क्वेश्चन में दिया है 5.74, पीके कितना दिया 4.74, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आपसे पूछा जा रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आपको 1 दिया है, सीधा सवाल है। तो सीधा सीधा यहां से लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आपको मिल गई, कितना, दैट इज 1। तो यहां से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितनी मिलेगी, दैट इज द, यहां लॉग की बेस 10 है तो 10 की पावर 1, यानी कि वैल्यू क्या आ गई 10, यानी कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन 10 है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपने देख लिया कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन 10 है, तो सिंपल बफर का एक फार्मूला आपने लगाया, यानी कि आपका इसका करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, फर्स्ट होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दैट विल बी 1। सो दिस इज द क्वेश्चन, और ये बफर को लेकर सवाल बनाया गया। सो बफर की मैकेनिज्म, उसका पीएच क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, बफर रेंज क्या होता है, एसिडिक बफर क्या है, बेसिक बफर क्या है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। डायरेक्टली फार्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन, जेईई मेंस में तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन आपको लॉजिकली सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल्स पूछे, स्टेटमेंट वाले सवाल भी आते हैं, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम, आप इसको बोल सकते हैं K2FeA4। अब आप देखिए कि यहां पे आपके पास 3 कंपाउंड है, इसमें XYZ ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर है, बोला RX Y एंड Z, तो सम ऑफ X एंड Y प्लस Z, यानी कि आपका टारगेट है X प्लस Y प्लस Z निकालना। ट्रांजिशन मेटल की तीनों में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको निकालिए, तीनों को जोड़िए, यही सवाल है। तो यहाँ पे 3 चीजें, पहला है K2Cr2O7, दूसरा क्या है KMnO4, और तीसरा क्या है K2FeO4। तीनों में ट्रांजिशन मेटल, यहाँ पे क्रोमियम है, यहाँ पे मैग्नीज है, यहाँ पे आयरन है, तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लीजिए, सिंपल है। इस वाले में क्रोमियम +6 आएगा, यहाँ आयरन, यहाँ पे जो Mn आएगा वो +7 आएगा, और यहाँ पे जो Fe आएगा अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए तो +6 आएगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड पूछ रहा है, वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू क्या है 6 है, y की वैल्यू 7 है और z की वैल्यू 6 है। आप सॉल्व करिए, यहां से कितना आ गया 19, यानी कि तीनों में जो ट्रांजिशन मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कितना होगा 19, यही सवाल है। और इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। तो ये 20 क्वेश्चन था, सिंपल था, क्योंकि देखो पेपर जो बनता है वो बैलेंस बनता है। नॉर्मली 70 से 75% क्वेश्चन मॉडरेट ही होते हैं, जो हर बच्चे की रीच में होता है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बिल्कुल आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि पहला सवाल डिफिकल्ट लगा तो आप डिप्रेस हो गए या आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, ऐसा नहीं करना है। पहला सवाल डिफिकल्ट है, दूसरा डिफिकल्ट है, लेकिन डेफिनेटली उसके आगे क्वेश्चन इजी होंगे। तो ये एग्जाम केवल आपकी नॉलेज का नहीं, आपके पेशेंस का, आपके धैर्य का है। वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी सवाल लगाने में। कुछ इजी भी आएंगे, कुछ मॉडरेट आएंगे, कुछ डिफिकल्ट आएंगे, तो आपको परेशान नहीं होना। हर तरह के सवाल होते हैं, पेपर बहुत बैलेंस बनता है। तो ये देखिए इजी क्वेश्चन था, आपके सामने आ गया। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यहां पे आइए। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस दिए, Fe+2 + H2x ये बन रहा है बेसिक मीडियम में। दूसरी रिएक्शन दी है ट्वाइस MnO4- 6H+ 5H2O2 X-C + Y-D + Z-Z, ये एसिडिक मीडियम में है। बोला द सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट X, Y, X', Y', Z' फॉर द प्रोडक्ट A, B, C, D and E रिस्पेक्टिवली। ओवरऑल X, Y, X', Y', Z' ये है, और आपसे क्या पूछा है, सबका सम पूछ रहा है। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। तो अब भाई ये कोफिशिएंट आपको पता है करना है, तो आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। कुल मिला के ये सवाल बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन का है। रिएक्शन को बैलेंस करिए, बैलेंस करके आपको पता चल जाएगा कि x क्या होगा और y क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, जो सबसे पहली रिएक्शन है पहली देखते हैं। जो फर्स्ट रिएक्शन है उसको ध्यान से देखिए। जो फर्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, ट्वाइस Fe+2 +
H2O2, इधर से बन रहा है क्या XA प्लस क्या है YB, ये बन रहा है। अब आपको सिंपली समझना पड़ेगा क्या है भाई, आप देखिए। और मीडियम कैसा है, बेसिक है, इन बेसिक मीडियम, ये मीडियम बेसिक है। अब बेसिक मीडियम है, यहां Fe+2 स्टेट में है, तो Fe+2 है तो ये ऑक्सीडाइज होगा, +3 में जाएगा। यानी कि ये क्लियर है कि ये जो A है वो Fe+3 होना चाहिए, Fe+3। दूसरा ये H2O2 है। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये -1 स्टेट में, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन होगा, और बेटा अगर रिडक्शन होगा तो डेफिनेटली ये H2O बनेगा, दिस विल बी H2, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन किस स्टेट में, -2। तो एक आइडिया लग गया आपको कि इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन होगा। अब आपको बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग के हिसाब से सवाल में आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए देखते हैं बैलेंसिंग कैसे करेंगे। आप सिंपल तरीका लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट बैलेंस भी कर सकते हैं, जैसे आप रूल भी है प्लस ये आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये ट्वाइस Fe+2 है और ये H2O2 है ना। अब आप यहाँ पे देखिए तो ये Fe+3 है और ये आपका H2O है, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, है ना। इजिली इस रिएक्शन को बैलेंस किया जा सकता है भाई। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल बैलेंस करना चाहें और मीडियम आपका बेसिक है तो वो सारी चीजें आपको बच्चों ध्यान रखनी पड़ेंगी, तभी ये सवाल जाके बैलेंस होगा। आपने लिख लिया, अब यहाँ पे x और यहाँ पे y है वो आपको निकालना है। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे बैलेंस करते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन वाला ले लेते हैं। Fe+2 से क्या बन रहा है, Fe+3, ठीक है, ये बन रहा है, इसको बैलेंस कर लेना। अच्छा, क्योंकि यहाँ ट्वाइस दिया है तो ये ट्वाइस है तो इसको भी ट्वाइस कर लिया, Fe+3। ये तो सवाल में दिया हुआ है ना। वैसे तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं सवाल, चाहे तो सीधा एक स्टेप में भी बैलेंस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, बट हम तरीके से लगाने ट्वाइस Fe+2। आप चार्ज बैलेंस करना चाहते हैं, 2 2 4 2 3 6, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, ये पहली रिएक्शन हो गई। दूसरे में आ जाओ, दूसरी रिएक्शन में H2O2 से क्या बन रहा है, इसको समझिएगा। H2O2 से क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, ये रिएक्शन है, H2O2 से H2O बन रहा है। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। और ये मीडियम कैसा है, बेसिक है, ध्यान से देखिए, बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने का एक तरीका होता है। बेसिक मीडियम में अगर आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो कैसे बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहां पर H2O2 है और यहां पर H2O है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए तो ऑक्सीजन ज्यादा है ना। या आप चाहें तो इस रिएक्शन को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर हम यहां पे ट्वाइस H2O लिख दें तो भी ये रिएक्शन आसानी से बैलेंस हो सकती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इसको अपने तरीके से बैलेंस कर रहे हैं। और बैलेंस करने के लिए अब आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन पर है H2O2 और इससे क्या बन रहा है, H2O। इसका कंप्लीट क्या हो रहा है, इस अगर ध्यान से देखें तो कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे -1 से क्या जा रहा है, -2 जा रहा है। मीडियम कैसा है बच्चों, बेसिक है। बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तरीका क्या होता है, बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस तरफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस तरफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है उसी तरफ उतने वाटर जोड़ते हैं, जबकि एसिडिक मीडियम में अपोजिट साइड जोड़ते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर आप ध्यान से देखिए, या आप अगर पर्टिकुलरली आप देखिए तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो आप इस तरफ एक वाटर जोड़ लीजिए। जब एक वाटर जोड़ेंगे, ये वाटर जोड़ दिया, ठीक, ये वाटर जुड़ गया। अब इसे फर्दर बैलेंस करना है, तो फर्दर कैसे बैलेंस करेंगे। जब आपने ऐसा किया तो ऑक्सीजन पहले से ज्यादा था, ऑक्सीजन पहले से ज्यादा था और बढ़ गया और ज्यादा हो गया, तो अब उसे बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे, अब आप देखिए इधर 4 हाइड्रोजन भी ज्यादा हो गए, इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर 4 है, और इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 हो गया। तो जितना हाइड्रोजन ज्यादा हो उसके अपोजिट साइड उतने ही OH जोड़ देते हैं। इधर 4 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन है तो 2 इधर ज्यादा है तो इधर 2 OH जोड़ दीजिए, 2H माइनस, ये आ गया। और जैसे ही आप इस पूरी रिएक्शन को ध्यान से देखिए, चार्ज को बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, इस तरफ क्या है, 2 माइनस का है, इधर कोई भी चार्ज नहीं है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, चार्ज भी बैलेंस हो गया। और ओवरऑल इसको देखिए तो ये पूरी रिएक्शन एक साथ चल रही, तो ये पूरी रिएक्शन क्या बनी, यहां से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2O2, ये वाला वाटर कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बनेगा, ट्वाइस OH माइनस, और ये बैलेंस हो गई रिएक्शन, ये हो गई बैलेंस। ध्यान से देख लीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे पूरी रिएक्शन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से बनेगा क्या, ट्वाइस Fe+2 प्लस यहां से बनेगा H2O2, और इधर साइड से क्या मिलेगा, ट्वाइस Fe+3 प्लस यहां से मिलेगा ट्वाइस OH माइनस, और ये एक बैलेंस रिएक्शन निकल के आएगी। ये
हमने आइडिया लगाया और उस आइडिया से हम आगे बढ़ गए और ये बैलेंस रिएक्शन आ गया। और अब इसमें देख लीजिए तो आपको चीजें पता चल गई, ये वैल्यू और ये वैल्यू, यही तो निकालना था आपको। ये वैल्यू आप देखिए तो x की वैल्यू कितनी आ रही, 2, x भी 2 है और यहां से y भी 2 है, यानी कि x और y यहां से निकल आया। तो इस रिएक्शन को बैलेंस किया एंड विल फाइंड आउट x एंड y। सिमिलरली आप इसको बैलेंस कर लेंगे, इसको बैलेंस करेंगे तो इसके लिए भी चीजें निकालेंगे। तो अब आपको इस रिएक्शन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। और ये रिएक्शन है क्या, देखिए ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस 6H प्लस, ये इसे बैलेंस करना है। चलिए देखते हैं, इसको भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं किस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस 6H प्लस। तो आप क्या लिखेंगे, यहां से ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस क्या है 6H प्लस, ये रिएक्शन लिखा। और क्या दिया है देखिए 5H2O2, तो प्लस है 5H2O2, राइट। इस तरफ आइए, क्या दिया इस तरफ, देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, दिस इज x डैश सी प्लस y डैश डी प्लस z डैश सी। तो यहां पे आप देखते हैं x डैश सी दिया है, ठीक, तो x डैश सी है, y डैश डी है, z डैश ई है, ये रिएक्शन है। तो आपको x डैश y डैश और z डैश चाहिए। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देख लीजिए, और एक और चीज देखिए, ध्यान से समझना पड़ेगा भाई आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन एसिडिक मीडियम, ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है, तो आपको इसे बैलेंस तो करना है, लेकिन किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। अब आपको पता है कि एसिडिक मीडियम में जो Mn है ये +7 से +2 में जाएगा, सीधी सी बात है। जो कि MnO4 है उसका रिडक्शन होगा, MnO4 माइनस का रिडक्शन होगा, और यहां से क्या बनेगा, दैट विल बी Mn+2 बनेगा। ये यहां से फॉर्म होगा Mn+2, इसका रिडक्शन हो रहा है। सिमिलरली यहां पे ये H2O2 है, ध्यान से देखिएगा, ये -1 है, और क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। और जब H2O2 का ऑक्सीडेशन होता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है O2, यहां पे 0 O2 बनेगा। हर चीज ध्यान से समझनी है, चीजें बहुत आसानी से बैलेंस हो जाएगी। और प्लस जो भी बनेगा वो वाटर ही बनेगा, और तो कुछ बनेगा नहीं, प्लस H2O बनेगा। ओवरऑल रिएक्शन कुछ ऐसी बनेगी, आपको आइडिया लग गया। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले रिडक्शन लिखते हैं। रिडक्शन में आपको दिख ही रहा है कि ट्वाइस MnO4 माइनस है, ये तुमको दिख रहा है ना, ट्वाइस MnO4 माइनस है, और इधर क्या है Mn+2, इसको बैलेंस कर लो। अच्छा 2 है तो इसको 2 कर दिया, ट्वाइस Mn+2। ऑक्सीजन बैलेंस करो, इधर 8 ऑक्सीजन ज्यादा हो रहा है, मीडियम एसिडिक है। एसिडिक मीडियम में जिधर ऑक्सीजन ज्यादा होगा उसके अपोजिट साइड वाटर जोड़ते हैं। इधर 8, 4 दूना 8 ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इस तरफ हम 8 वाटर जोड़ेंगे जिससे ऑक्सीजन बैलेंस होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 16 हाइड्रोजन ज्यादा हो गया, तो इस तरफ हम 16H प्लस जोड़ देंगे, और साथ साथ हम चार्ज को बैलेंस कर लेंगे, तो हमारा ऑप्शन मिल जाएगा। चार्ज को बैलेंस करिए, इधर 4 प्लस का है, इधर कितना प्लस का है, अगर देखिए 2 माइनस का और 16 प्लस का, यानी कि इस तरफ 14 प्लस का है, उधर 4 प्लस का है, तो इस तरफ 10 इलेक्ट्रॉन भी ऐड होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, और ये बैलेंस हो गया। सिमिलरली ऑक्सीडेशन वाला देख लीजिए, ऑक्सीडेशन वाले में क्या हो रहा है, H2O2 है, H2O2 ये भी दे रहा है कि 5 है, बैलेंस फॉर्म में दिया है 5H2O2, और बनेगा क्या, यहां से बन रहा O2, ये है रिएक्शन। तो सीधा सीधा भाई, अगर ये 5 है तो ये 5 ही बनेगा, 5O2 ये है। और यहां पे देखिए, यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए तो अब ऑक्सीजन को आपने बैलेंस किया है ना, या आपने सीधा सीधा, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप जैसे 5H2O2 है और इससे O2 का फॉर्मेशन हुआ है, यहां पे आपको दिख रहा है कि यहां पे O2 का फॉर्मेशन हुआ है ना। अब यहां पे देखिए 10 हाइड्रोजन ज्यादा दिख रहे हैं, एक्स्ट्रा दिख रहे हैं 10 हाइड्रोजन, तो इसको डायरेक्ट बैलेंस कर सकते हैं, 10H प्लस लिख सकते हैं। और आप देखिए कि सब कुछ बैलेंस हो गया। चार्ज बैलेंस करना है तो 10 प्लस है, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, सब कुछ बैलेंस हो गया। ये अब क्या करना है, उठा के दोनों रिएक्शन को ऐड कर देना है, ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, जो बचा वही रिएक्शन, क्या बचा, ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस क्या बचा 5H2O2 प्लस क्या आया, यहाँ पे देखिए 16H प्लस, ये यहाँ पे 16H प्लस, इस तरफ देखिए यहाँ पे 16H प्लस, ध्यान से देखिएगा अभी आ जाएगा। इधर आइए, यहाँ पे इस ट्वाइस Mn+2 प्लस क्या है 8H2O प्लस यहाँ से क्या है 5O2 प्लस यहाँ से क्या है 10H प्लस, ये 10H प्लस है। अब कुछ चीजें कैंसिल आउट भी होंगी, आप देख लीजिए, इधर 16H प्लस है और इधर 10H प्लस है, तो इधर आएगा तो 6H प्लस बचेगा। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखिए तो रिएक्शन मिल गई, दिस इज व्हाट, ये होगा ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस ये होगा 5H2O2 प्लस यहाँ से होगा 6H प्लस, वही रिएक्शन आ गई जो आपको चाहिए था। देखिए वही चीज आ गया, 6H प्लस आ गया। इस तरफ आप जाएंगे इधर, तो इस वाले केस में क्या होगा, इधर आएगा ट्वाइस Mn+2 प्लस यहाँ से 8H2O और प्लस यहाँ से 5O2, ये आ गया, रिएक्शन मिल गई, C मिल गया, D मिल गया, E मिल गया।
कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, इसका कोफिशिएंट 8 है, इसका 5 है। तो अगर आप देखिए तो कितना हो गया टोटल, 8, 5 एंड 2 15, ये 15 आ रहा है। यहाँ पे कोफिशिएंट 15 आ रहा है, ठीक। एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश का सम 15 आ रहा है। सिमिलरली पीछे आइए, यहाँ पे देखिए एक्स और वाई, ये सम कितना आ रहा है, 2 + 2 यानी कि 4, तो ये 4 है और उधर 15 है, तो टोटल सम कितना आएगा 19। इसका मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, 19। इंटीजर टाइप का सवाल है, आप ध्यान से देखिए, इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है, तो नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में आपको डिफाइन करना है, तो सम कितना आएगा 19, ये आ गया। और ये सम किसका है, x + y + x डैश + y डैश + z डैश, और ये सवाल हो गया। तो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन को लेकर सवाल बना है, और देखिए कितना बढ़िया सवाल है, इसको आपने सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये रिडॉक्स का पार्ट था और इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है वो देखिए। तो बच्चों ये है अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या है, 0.4 ग्राम मिक्सचर ऑफ NaOH, Na2CO3 and some inert impurities was first titrated with N/10 HCl using phenolphthalein as an indicator। मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो धीरे धीरे आगे जाके पता चलेगा कि ये सवाल में क्या पूछ रहा है, बट ये है कि पहली बार इसको टाइट्रेट किया गया जब इंडिकेटर फिनॉल्फथेलिन है। 17.5 ml ऑफ HCl was required at the end point। इसका टाइट्रेशन HCl से करा रहे हैं, और टोटल जो HCl है वो 17.5 ml चाहिए जब हम फिनॉल्फथेलिन एज इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। एंड आफ्टर दिस मेथाइल ऑरेंज वाज एडेड एंड टाइट्रेटेड 1.5 ml सेम HCl वाज रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट एंड पॉइंट। दूसरी बार हम क्या कर रहे हैं, टाइट्रेशन में मेथाइल ऑरेंज डालकर, मतलब इंडिकेटर मेथाइल ऑरेंज यूज कर रहे हैं और टाइट्रेशन करा रहे हैं, उस केस में HCl का 1.5 ml चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द वेट परसेंटेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन द मिक्सचर, ये सवाल है। सो आप समझिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 0.4 ग्राम का मिक्सचर है, और इस मिक्सचर में 3 चीजें, NaOH है, Na2CO3 है, और कुछ इम्प्योरिटी है। तो मान लेते हैं कि सपोज इसका x ग्राम है, इसका y ग्राम है, बाकी जो है वो इम्प्योरिटी है। इसका x लिया और हमने इसका y लिया, और इसका टाइट्रेशन करा रहे हैं HCl से जब फिनॉल्फथेलिन इंडिकेटर यूज होता है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है रिडॉक्स रिएक्शन में, रिडॉक्स टाइट्रेशन में। जब हम टाइट्रेशन पढ़ते हैं तो अलग अलग तरह के टाइट्रेशंस होते हैं, जैसे बैक टाइट्रेशन होता है, एसिड बेस टाइट्रेशन होता है, रिडॉक्स टाइट्रेशन होता है। वैसे एक टाइट्रेशन होता है डबल टाइट्रेशन, जिसमें 2 बार हम इंडिकेटर यूज करते हैं। पहली बार फिनॉल्फथेलिन यूज करते हैं। फिनॉल्फथेलिन एक ऐसा इंडिकेटर है जिसका कलर चेंज होता है pH 8 से 10 के बीच में, और मिथाइल ऑरेंज एक ऐसा इंडिकेटर है जिसका कलर चेंज होता है 3 से लेकर 4.5 के बीच में। मतलब मिथाइल ऑरेंज कलर तब चेंज करता है जब मीडियम एसिडिक होता है, pH 3 से 4.5 के बीच का होता है, और फिनॉल्फथेलिन कलर अपना तब चेंज करता है जब मीडियम बेसिक होता है 8 से 10 के बीच में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो फिनॉल्फथेलिन को कलर चेंज करने के लिए सोल्यूशन का बेसिक होना जरूरी है, और मिथाइल ऑरेंज को कलर चेंज करने के लिए सोल्यूशन को एसिडिक होना जरूरी है। ये बात डबल टाइट्रेशन के कॉन्सेप्ट में आती है, और वहीं से ये सवाल बनाया गया है। पहली बार इसका केस 1, जब हम इसका टाइट्रेशन करा रहे हैं बाय यूजिंग फिनॉल्फथेलिन, HPH से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कलर चेंज करता है, इसका pH रेंज जो है वो लगभग 8.2 से 10.5 के बीच का होता है। बेसिक मीडियम में अपना कलर चेंज करता है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि आप HCl मिला रहे हो, तो HCl जो है ये भी बेस है और ये भी बेस है, दोनों से रिएक्शन करेगा, और जब रिएक्शन करेगा तो कितना HCl कंज्यूम हो रहा है वो दिया हुआ है। बेसिकली रिएक्शन क्या होगी कि पहले NaOH और HCl, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो HCl पहले NaOH से रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा NaCl + H2O, ये बनेगा। दूसरे पॉइंट में जो सोडियम कार्बोनेट है उससे रिएक्शन होगी। अब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, क्योंकि अगर ये पूरा न्यूट्रलाइज हो गया तो NaCl बन जाएगा और H2CO3 बनेगा, और H2CO3 बनेगा मतलब सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। जबकि फिनॉल्फथेलिन कलर चेंज कब करता है, जब सोल्यूशन बेसिक होता है। तो ये पूरा न्यूट्रलाइज नहीं होता, बल्कि ये NaHCO3 में कन्वर्ट होता है प्लस NaCl, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट एक ऐसा सॉल्ट है जो माइल्ड बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं है, माइल्ड बेसिक है। इसका pH जो है 8 साढ़े 8 के आसपास होता है, और पूरा न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर ये वाला Na भी निकल जाता तो H2CO3 बन जाता, सोल्यूशन एसिडिक हो जाता, और फिनॉल्फथेलिन कलर चेंज नहीं करता, क्योंकि एसिडिक मीडियम में जब pH 8 से कम होता है तो फिनॉल्फथेलिन कलरलेस होता है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर ये केवल एक ही Na देगा और सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा।
अब इस केस में मतलब HCl यहां यूज हो रहा है, HCl यहां यूज हो रहा है, तो टोटल जो इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट कहता है कि यहां पे देखिए टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2CO3, ये किसके बराबर होगा, सॉरी नॉट, दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, सो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, सो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, और ये न्यूट्रलाइज हो रहा है HCl से, तो दिस इज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, ये होगा। इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट है कि एसिड है बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, एसिड है बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो टोटल बेस के ग्राम इक्विवेलेंट और टोटल एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होंगे। यहां से देखिए इसका ग्राम इक्विवेलेंट, इसका वेट अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट लिख सकते हैं, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और सवाल आपको सॉल्व हो जाएगा। यहां पर आप देखिए इसका वेट कितना x और इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 40 प्लस इसका वेट दैट इज अ y, और आप देखिए समझिए ध्यान से, इसका n फैक्टर 1 है क्योंकि केवल एक ही Na निकाल रहा है, तो n फैक्टर 1 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा मोलर मास अपॉन n फैक्टर, और इसका n फैक्टर 1 है, मोलर मास 106 है, तो ये होगा 106 एंड दैट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl का ग्राम इक्विवेलेंट। अब HCl का ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा वो देखिए, पहले केस में जो HCl है वो 17.5 ml यूज हो रहा है, राइट, जिसकी नॉर्मलिटी 1/10 है, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट n इंटू वी लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी इंटू वैल्यू, ये भी होता है ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला। तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी है, दैट इज व्हाट 1/10, और इसका वैल्यूम कितना है, दैट इज 17.5 डिवाइडेड बाई 1000, लीटर में बना लिया, ये आ गया। तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएगी x और y में, यहां से ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन बन गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये बन गया। सिमिलरली एक पर्टिकुलर इक्वेशन बनी, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक पर्टिकुलर इक्वेशन ये बन गई, इसका ग्राम इक्विवेलेंट प्लस इसका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इसका ग्राम इक्विवेलेंट, और आपने इक्वेशन लगा के इसको सॉल्व कर लिया। सिमिलरली आप दूसरी बार क्या कह रहा है कि आफ्टर दिस मिथाइल ऑरेंज एडेड एंड टाइट्रेट 1.5 ml ऑफ सेम HCl वाज रिक्वायर्ड। जब मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर यूज हो रहा है तो HCl का कितना यूज हो रहा है, 1.5 ml, केवल इतना यूज हो रहा है। सो बच्चों देखते हैं अगले केस में, जब मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर यूज होगा तो क्या होगा, केस नंबर 2, व्हेन मिथाइल ऑरेंज यूज्ड। तो जब हम मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं तो इसका जो pH कलर चेंजिंग रेंज होता है वो लगभग 3 से 4.5 के बीच में होता है, मतलब एसिडिक मीडियम में होता है। तो जब आप इसे यूज करेंगे तो फिर से न्यूट्रलाइजेशन होगा, NaOH और HCl ये स्ट्रॉन्ग बेस है, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा NaCl प्लस यहाँ पे H2O, और अब सोडियम कार्बोनेट को अगर ये न्यूट्रलाइज करेगा Na2CO3 प्लस HCl, तो ये पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करेगा और यहाँ पर बनेगा अब H2CO3, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज H2CO3 प्लस यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट इज द NaCl, यहाँ से ट्वाइस NaCl, बैलेंस रिएक्शन में 2 आएगा, सवाल की कंडीशन बदलेगी। अब क्या होगा कि अब देखिए अगेन ये पूरा न्यूट्रलाइज होगा, क्यों, क्योंकि अब एसिड बनना है, वीक एसिड है, इसका pH जो है 5 के आसपास होगा, क्योंकि पूरी तरह से न्यूट्रलाइज होगा, और इस केस में जो n फैक्टर आएगा वो 2 आएगा, जबकि फिनोल्फथालीन जब यूज करते हैं तो इसका n फैक्टर केवल 1 होता है, क्योंकि केवल एक ही Na निकलता है। अब यहाँ पे फिर से वही चीज, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, यहां से आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, ये होगा, दैट इज द रिएक्शन। अब अगला केस देखिए, अगला जो पॉइंट है वो उस पॉइंट में क्या है, इसका ग्राम इक्विवेलेंट, इसका वेट x था, इक्विवेलेंट वेट 40, और इसका जो वेट है वो y था, बट यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट अब 53 हो जाएगा, क्योंकि 106 डिवाइडेड बाई 2 इसका n फैक्टर अब 2 आएगा, और इसका ग्राम इक्विवेलेंट इसकी नॉर्मलिटी इंटू इसका वैल्यूम लिख सकते हैं, इसकी नॉर्मलिटी 1/10 थी, और इसका वैल्यूम देखिए, बैक चलते हैं, देखिए यहाँ पे कितना 1.5 ml यूज हो रहा है, वहाँ 17.5 ml और यहाँ पे 1.5 ml यूज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे यह आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 1000, और फिर से आपको x और y में एक और नई इक्वेशन मिल गई। तो एक इक्वेशन वहां मिली और एक इक्वेशन यहाँ मिली, ये 2 इक्वेशन है, x और y में आपको 2 इक्वेशन मिल गई। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। जो पहली इक्वेशन थी वो क्या थी, देखिए x/40 प्लस y/106 1/10 17.5 डिवाइडेड बाई 1000, यानी कि यहाँ पे आप जो पहली इक्वेशन थी वो थी x/40 प्लस y/106, ये था 1/10 17.5 डिवाइडेड बाई 1000। एक इक्वेशन आपकी ये थी। इस दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू पता चल जाएगी और यहाँ से y आ जाएगा।
और x और y आपको मिल गया। अब जब x आ गया y आ गया तो दोनों का वेट पता चल जाएगा, दोनों का वेट पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन द मिक्सचर। सोडियम कार्बोनेट का परसेंटेज कितना होगा वो आपको निकालना है। तो अब यहां से सोडियम कार्बोनेट का परसेंटेज, तो अगर आप परसेंटेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट निकालें तो सोडियम कार्बोनेट का वेट है y, आप निकाल लेंगे, टोटल वेट आपको 0.4 दिया इंटू 100, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आपको सोडियम कार्बोनेट का परसेंटेज मिल जाएगा। बेसिकली ये डबल टाइट्रेशन है, जब हम दो स्टेप में टाइट्रेशन करते हैं, एक बार फिनोल्फथालीन यूज करते हैं, एक बार मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं, एक एसिडिक मीडियम में कलर चेंज करता है, एक बेसिक मीडियम में, और इस तरह से फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये कितना आएगा, दैट इज अ 4%, ये लगभग 4% के आसपास आएगा। और इस तरह से सोडियम कार्बोनेट का जो परसेंटेज है दैट इज अ 4, तो 4% के आसपास आएगा। ऑप्शन देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन द मिक्सचर, और ये आएगा 4%। और इस तरह से हम मैथमेटिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओवरऑल दो इक्वेशन हमने बनाई है, x और y में दो इक्वेशन है, उसको सॉल्व किया है और हमें वैल्यू पता चल गई। तो इस तरह से ये डबल टाइट्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द जेई। तो इस सवाल को, इस कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके बहुत अच्छे सवाल बनाए जाते हैं डबल टाइट्रेशन का। और अब मैं आपको ले चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए ध्यान से, फिर से वैसा ही मिलता जुलता कुछ सवाल है। कह रहा है 10 ml Na2CO3 है, लिख लेते हैं, जो दिया है वो लिखिए। Na2CO3 इसका 10 ml है, ठीक है, 10 ml है। इस टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.2 मोलर HCl, इसका टाइट्रेशन HCl से कराया गया जिसकी मोलरिटी 0.2 है। मैं बिल्कुल लिख रहा हूं जैसे ऐसे दिया। बोले द फॉलोइंग टाइटर वैल्यू वे आर ऑब्टेन फॉर 5 रीडिंग। जब हम टाइट्रेशन कराते हैं 5 अलग अलग रीडिंग ली गई, एक बार रीडिंग ली, फिर दूसरी बार रीडिंग ली, तीसरी बार रीडिंग ली, इसको न्यूट्रलाइज कराने में, और पांचों रीडिंग में HCl का वैल्यूम देखो, ये रीडिंग क्या क्या मिल रही है। पहली बार 4.8 ml HCl मिल रहा है, दूसरी बार 4.9, तीसरी बार 5, चौथी बार 5 और पांचवी बार भी 5। बेस्ड ऑन दीज रीडिंग एंड द कन्वेंशन ऑफ टाइट्रीमेट्रिक एस्टिमेशन द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन पूछी जा रही है, इसकी कंसंट्रेशन पूछ रहा है, सिंपल सवाल है, इसकी कंसंट्रेशन पूछी जा रही है और इसके बारे में बात करते हैं। इसकी मोलरिटी पता है, अगर इसका वैल्यूम आ जाए तो N1V1 बराबर N2V2 का फार्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैल्यूम कितना होगा, तो एवरेज वैल्यूम निकालिए। 5 रीडिंग ली है, पहली बार वैल्यूम 4.8 आया था, दूसरी बार 4.9 आया था, तीसरी बार 5 आया था, चौथी बार 5 आया था और पांचवी बार भी 5 आया था, डिवाइडेड बाई 5, तो ये एवरेज वैल्यू लगभग 4.9 आएगी, अप्रोक्सीमेटली 4.9। यानी कि 5 रीडिंग इसलिए ली गई कि हम पांच अलग अलग बार प्रैक्टिकल किया और हर बार HCl का अलग अलग वैल्यूम आया। वो वैल्यूम यहाँ पे दिया है, 5 रीडिंग है, तो इससे HCl का एग्जैक्ट वैल्यूम आ गया, एवरेज आ गया, और वो कितना आ गया, दैट इज 4.9, ये आ गया। अब दोनों का न्यूट्रलाइजेशन करा रहे तो अब सिंपल सवाल है, N1V1 बराबर N2V2, यही सवाल है। यहां से देखिए इसकी नॉर्मलिटी निकालना है, इसका वैल्यूम है 10, इसकी नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी सेम हो गया, इन फैक्टर 1 है, ये 0.2, इसका वैल्यूम कितना है, दिस इज 4.9। ये यहां से आप नॉर्मलिटी निकालोगे, ये आएगी लगभग 0.098, और आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0.1, ये आ गई नॉर्मलिटी। अब नॉर्मलिटी पता है तो मोलरिटी निकाल सकते हैं। मोलरिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी अपॉन एन फैक्टर। यहाँ पे नॉर्मलिटी कितनी आ रही है, दिस इज 0.1, और अगर इसका एन फैक्टर देखिए तो सोडियम कार्बोनेट है, और इस सोडियम कार्बोनेट का एन फैक्टर कितना होगा, दिस एन फैक्टर विल बी व्हाट 2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से वैल्यू, तो मोलरिटी आपको मिल गई कितना, 0.05, ये मोलरिटी आ गई। अब मिली मोलर निकालना है, ये मोलरिटी है, आंसर किसमें पूछ रहा है, मिली मोलरिटी। तो अगर मिली मोलरिटी पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, दिस इज व्हाट 0.05, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से कितना आ गया 50, यानी कि जो इसकी मिली मोलरिटी आ गई दैट इज 50। तो यही आपका आंसर हो गया। टीजर टाइप का क्वेश्चन है 50, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बस फंसाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये 5 वैल्यू दी है, तो जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, ब्यूरेट में हम सोल्यूशन भरते हैं, 5 अलग अलग वैल्यू ले रहे हैं, एक बार टाइट्रेशन कर रहे हैं, सोल्यूशन फेंक रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं, तीसरी बार कर रहे हैं, तो ये 5 वैल्यू और उसको लेकर ये सवाल बनाया गया। फिर बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए, फिर से ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है कि व्हेन 10 ml ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ Fe+2, बोल रहा है कि Fe+2 का एक सोल्यूशन है जिसका वैल्यूम कितना है 10 ml, ठीक, वाज टाइट्रेटेड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग डाइफेनाइलएमीन इंडिकेटर। इंडिकेटर यूज किया जाता है टाइट्रेशन में जो आपको बताता है कि कलर चेंज हो रहा है। बोला 15 ml ऑफ 0.02 मोलर सोल्यूशन ऑफ K2Cr2SO वाज रिक्वायर्ड, मतलब इसकी रिएक्शन किससे हो रही, पोटेशियम डाइक्रोमेट से, राइट। मीडियम कैसा है, एसिडिक है, इसका वैल्यूम कितना है 15 ml, और इसकी मोलरिटी कितनी दी है 0.02, ये दिया है। तो पूछ रहा है द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन ऑफ कंटेनिंग Fe+2 आयन, मतलब इसकी मोलरिटी पूछी जा रही है। तो V1M1 V2M2 ये है,
अच्छा, जब आप ये रिएक्शन करा रहे होंगे तो देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ क्रोमियम +6 में है, इसका रिडक्शन हो जाएगा। ये क्रोमियम +3 में जाएगा, इसका रिडक्शन ट्वाइस क्रोमियम +3। ये Fe+2 है तो ये ऑक्सीडाइज होकर Fe+3 बनाएगा। ओवरऑल आपकी रिएक्शन कुछ ऐसी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले का जो n फैक्टर है वो कितना आ रहा है, 6 आएगा, ये आएगा। इसका जो n फैक्टर +2 से +3 है तो केवल 1 ही जा रहा है। अब अगर इसका n फैक्टर 6 है तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी? नॉर्मलिटी होती है मोलरिटी इंटू n फैक्टर, राइट। मोलरिटी है 0.02 और n फैक्टर है 6, है ना। तो ये वैल्यू इसकी जो यहाँ पे जो नॉर्मलिटी आएगी, अगर उस नॉर्मलिटी को निकालते हैं, क्योंकि मोलरिटी दी थी तो आपने नॉर्मलिटी निकाला, नॉर्मलिटी आएगी 0.12, ये आ गया। इसका n फैक्टर 1 है, आपको दिख रहा है +2 से +3, तो इसकी नॉर्मलिटी और मोलरिटी सेम होगी, राइट। अब आप यहां से दोनों न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो n1 v1 बराबर × v2 लगा सकते हैं, राइट। यहां से n1 v1 इसका कितना दिया है 10, n2 कितना है 0.12 और v2 कितना है 15। आपको इस पूरी वैल्यू को ओवरऑल सॉल्व करना है। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगी, यहां से इसकी नॉर्मलिटी पता चल जाएगी और जैसे ही नॉर्मलिटी निकालेंगे वही आंसर आएगा और यहां से आप इसकी नॉर्मलिटी फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मलिटी फाइंड कर रही है और ये वैल्यू जो है वो आपकी 18 के आसपास आएगी। अच्छा, क्योंकि इसका n फैक्टर 1 है तो जो नॉर्मलिटी है वही मोलरिटी है। सवाल क्या कह रहा है अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये वैल्यू आई 0.18, दिस इज 0.18। यहाँ पे ये वैल्यू जो आपकी आएगी दैट इज द 0.18। अब आपसे कह रहा है कि x into 10 की पावर -2, बोल रहा है द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग Fe+2 आयन इज x into 10 की पावर -2। तो ये वैल्यू जो है वो x into 10 की पावर -2 है। तो अगर आप इसको चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज 18 into 10 की पावर -2, यानी कि आपका जो फाइनल आंसर है दैट विल बी 18। x की वैल्यू पूछ रहा है, x विल बी 18, सो दिस इज द फाइनल आंसर। और इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी जो सवाल था अगर देखिए तो रेडॉक्स टाइट्रेशन का सवाल था और उसी पर्टिकुलर चीज को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म किया गया। फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, अगले क्वेश्चन पर, और अगला टॉपिक हमारा क्या है वो देखिए। तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का और आपने देखा कि रेडॉक्स आया, वैल्यूमेट्रिक आई, टाइट्रेशन आया, इक्विलिब्रियम आया, केमिकल आयनिक सब कुछ आया। और अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टाइट्रेशन ऑफ केमनोफोर एंड ऑक्सैलिक एसिड एसिडिक मीडियम, दोनों का टाइट्रेशन कराया जा रहा है। बोला चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज होगा। तो आपको पता है कि जब हम केमनोफोर का टाइट्रेशन ऑक्सैलिक एसिड से कराते हैं दैट इज H2C2O4, मीडियम कैसा होता है एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम में ये Mn का रिडक्शन होता है +2 में, ये +7 से +2 और ये जाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे अगर देखिए तो कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो +3 है और +4 है। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज 1 का है और नेट चेंज जो है वो 2 का है, लेकिन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 का है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूछ रहा है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नेट नहीं पूछ रहा। तो चेंज तो केवल 1 का ही आ रहा है, मतलब इसका करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों वो 1 होगा। और अगर नेट n फैक्टर पूछता तो n फैक्टर होता 2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज 1। और इस तरह से बच्चों आपने देखा कि हमने 25 क्वेश्चन की एक सीरीज ली और ये सीरीज हम कंटिन्यूअस लाते रहेंगे जिसमें हम अच्छे अच्छे चैप्टर्स लेंगे। हमारी कोशिश होगी कि 10 वीडियोस के थ्रू, 10 केमिस्ट्री के वीडियोस के थ्रू पूरे सिलेबस को अच्छे से कंपाइल करें जिससे आपका जेई मेंस का क्विक रिवीजन हो पाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही और अगली सीरीज में मिलते हैं कुछ नए चैप्टर्स के साथ जेई मेंस के, और हम केमिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। उसी तरह से फिजिक्स और मैथ्स में भी ऐसी ही सीरीज आ रही, तो हमारे साथ जुड़े रहिए आकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं अगले एपिसोड पे। थैंक यू बच्चों।